Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. So students, this is the last chapter of our 12th political science, and with this our entire syllabus will be completed. So ये चैप्टर का नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड. अगर आप पीछे देखेंगे तो हमारे जो शुरू के 3 चैप्टर्स है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उनका मेन कंसर्न था वर्ल्ड सिंस 1991. तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा कि कैसे जब वर्ल्ड वॉर 2 फिनिश हुई तो उसके बाद क्या सिनेरियो रहा है पूरे दुनिया में, क्या देखा गया, क्या क्या ट्रेंड्स देखे गए. हमने देखा पहले बाइपोलैरिटी थी, फिर यूनिपोलैरिटी आई, फिर उसके बाद हमारा उसी से कंटिन्यू होकर सेकंड चैप्टर आता है, वो था ग्लोबलाइजेशन यानी मल्टीपोलैरिटी. हमने पढ़ी, रीजनलिज्म के कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, टेक्नोलॉजी कैसे फास्ट हो रही है, कैसे इकोनॉमीज़ एक दूसरे की दोस्त बनते जा रही हैं, ये हमने देखा. उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर था, वो भी वर्ल्ड सिंस 1991 के अंडर था, और वो था ह्यूमैनिटेरियन इशू. इसमें हमने पहले वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ पढ़ा, उसके बाद हमने इंडियन कंटेक्स्ट में भी पढ़े, हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में जो प्रॉब्लम्स थी वो पढ़ा हमने. एंड जो हमारा फोर्थ चैप्टर से रहा है, 4 चैप्टर 5 एंड आर चैप्टर नंबर 6. तो जो फोर्थ चैप्टर है उसकी हेडिंग थी कंटेम्प्रेरी इंडिया, यानी वर्ल्ड सिंस 1991 तक हमने पढ़ा कि तब से लेके तब तक क्या हुआ, 90s के टाइम पे कैसे क्या क्या हुआ. अब हम प्रेजेंट टाइम के इंडिया को पढ़ रहे थे. इसमें हमने पढ़ा नेशनलिज्म वाले कंसेप्ट, हमने पढ़ा कि कैसे हमारी पीस को खतरा है, स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करी जा सकती है, वगैरह वगैरह. चैप्टर नंबर 5 में हमने, ये भी कंटेम्प्रेरी इंडिया में आता है, इसमें हमने पढ़ा गुड गवर्नेंस के बारे में, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए गुड गवर्नेंस के, क्या क्या चीज़ों से एक गवर्नमेंट की गवर्नेंस अच्छी साबित होती है. और ये है हमारा चैप्टर नंबर 6, इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी है दुनिया के साथ, कैसे हम मेंटेनेंस रखते हैं उस चीज़ का, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा क्या रिलेशन है. ये सारी चीज़ हम इंडिया एंड द वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ने वाले, यानी इंडिया का वर्ल्ड के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो आई होप स्टूडेंट आपको एक क्लियर आइडिया हो गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. The evolution of Indian foreign policy can be traced back to the period before independence. It was an actor in international relations even as a British colony. It participated in Bretton Woods Conference that created International Monetary Fund and International Bank for Reconstruction and Development. It also was a part of the San Francisco Conference that gave final shape to the Charter of the United Nations. Post-Indian foreign policy was a continuation of the legacy of the British policy in some cases, whereas in some other it took position which completely different from British. तो जो इवोल्यूशन है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को हम ट्रैक कर सकते हैं इंडिपेंडेंस के पहले के ज़माने से, जब इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था, उस तब से उसके पहले से हम ट्रैक कर सकते हैं कैसे इंडिया ने स्ट्राइव किया टू मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज़. क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत ही इंटेलेक्ट लीडर्स रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिला. तो उन जो इंटेलेक्चुअल लीडर्स थे वो उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनी होने के बावजूद, इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, वो होने के बावजूद उन्होंने दुनिया के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करें. क्योंकि इंडिया उस टाइम पे ट्रेड करता था, ठीक है, इंडिया के मसाले दुनिया भर में आते जाते थे, इंडिया के गारमेंट्स, इंडिया का सिल्क, कॉटन वगैरह वगैरह. तो ये सारी चीज़ों से इकोनॉमी चलती थी. ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उन्होंने सिस्टम लाया और चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट की, लेकिन इंडिया का रिलेशन ब्रिटिश के आने से पहले से दुनिया भर की देशों में रहा है. में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इन ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का क्रिएशन हुआ. तो ऐसे एक कॉन्फ्रेंस का इंडिया जब इंडिपेंडेंट नहीं था तब से पार्ट रह चुका है. उसके बाद इंडिया ने जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में यूएसए में पार्टिसिपेट किया था, इट वाज हेल्ड इन यूएसए दैट कॉन्फ्रेंस. तो उस कॉन्फ्रेंस को ऑफिशियली बोलते हैं यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस. सो ये उसका एक अलग नाम है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस का. तो यहाँ पे इंडिया के अलावा 44 अलग अलग नेशन से डेलीगेट्स को बुलाया गया था. तो इंडिया में भी ऐसे लीडर, ऐसे इंटेलेक्ट थे जो वहाँ पे इनवाइटेड थे, और वहाँ वो लोग गैदर हुए और ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई. इंडिया सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस का भी पार्ट रह चुका है, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन के फाइनल चार्टर को शेप किया गया. यूनाइटेड नेशन का जो फाइनल चार्टर था उसके डिस्कशन पे एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, और उसमें भी इंडिया इनवाइटेड था. तो इंडिया की जो प्रेजेंट थी उस टाइम पे, वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में कितना जाना माना जाने वाला हमारा इंडिया था. तो ये फॉरेन पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एज एन हिस्ट्री हम इसे पढ़ रहे हैं. ओके, इंडिपेंडेंस के पहले से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की लेगेसी रही है.
ठीक है। अब जो लेगेसी वो थी फॉरेन पॉलिसी जो हमारी पहले से थी, ब्रिटिश जब चले गए ब्रिटिश जब चले गए इंडिया से, तो वो फॉरेन पॉलिसी कंटिन्यू हुई, उन्होंने ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया। कुछ चीज़ें हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही उठाई, कुछ रिलेशनशिप टिप्स वगैरह जो भी फॉरेन पॉलिसीज से रिलेटेड थी, तो कुछ चीज़ें हमने ब्रिटिश की कैरी ऑन की और कुछ चीज़ें हमने बिल्कुल ही अलग किया। ठीक है, क्योंकि हमारा एक न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो जो हमारे लीडर्स को सही लगा उन्होंने वैसे वैसे पॉलिसी को फ्रेम करते गए। We begin this chapter with understanding the objective and principles as well as the factors that influence Indian foreign policy in India. So हम ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं फॉरेन पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल को पढ़ते हुए। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस होगी वो। Important objective of Indian foreign policy is to maintain international peace and security. तो जो important policy है, ऑब्जेक्टिव है हमारे फॉरेन पॉलिसी का, वो ये है कि पीस मेंटेन रहे और हमारा देश सिक्योर रहे, सेफ रहे। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि पार्ट 4 आर्टिकल 51 में आता है हमारा, उसमें भी ये मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्ट्राइव करना चाहिए फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये हमारा एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। Further, since independence, India aspired to emerge as a major power. इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया का एस्पिरेशन यही रहा है कि वो एक मेजर पावर में इमर्ज हो और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करे। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब The objective of Indian foreign policy include protection of sovereignty. Sovereignty का मतलब होता है कि पावर रहना कंट्री के पास कि वो अपनी खुद की गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकें, यानी बाहर की किसी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ना रहे हमारी गवर्नमेंट पे, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट पे। तो ये पावर रहना, इसको कहते हैं सॉवरेनिटी। एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, प्रोटेक्शन ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी मतलब एक ऐसा स्टेट, द स्टेट ऑफ बीइंग यूनाइटेड, यानी हम एक रहें, हम अनडिवाइडेड रहें। इसका मतलब होता है इंटीग्रिटी। प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी हमारे फॉरेन पॉलिसी में कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट हो, हमारा डेवलपमेंट अच्छे से हो, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ब्रॉडर सेंस में इंश्योर किया जाए। तो 1990 से, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आया 1990 से, हम वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ और कनेक्टेड होने लगे। हमने पढ़ा अपने 3rd चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन में कि कैसे एक कंट्री से रिलेशन, यानी उसके सारे फ्रेंडली, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा पाकिस्तान से ख़राब रिलेशन है, तो जो पाकिस्तान के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अमेरिका ले लो या चाइना ले लो, तो कहीं ना कहीं हमारी खटक उनके साथ भी आपको नज़र आएगी, वेदर इट्स चाइना और यूएसए। तो ऐसे जैसे रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स की दुश्मनी है, अब तक है कहीं ना कहीं, और यूनाइटेड स्टेट का पाकिस्तान से बहुत अच्छा रिलेशन है, रशिया का हमारे साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं यूएस और हमारे रिलेशन में कोई खटक रहती है और पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन में कुछ कमी रहती है। तो ये चीज़ 1990 से काफ़ी होने लगी क्योंकि वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो गया। तो इसलिए इंडिया ने ग्रेटर इंटीग्रेशन वाली पॉलिसी अडॉप्ट की। वर्ल्ड इकोनॉमी से हम कनेक्ट हो रहे थे, ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव था वो था प्रोटेक्शन ऑफ सॉवरेनिटी, कि हमारी गवर्नेंस में कोई इन्फ्लुएंस ना है, हमारी गवर्नमेंट को कोई बाहर का इन्फ्लुएंस ना करे, हमारी कंट्री में इंटीग्रिटी रहे, हमारा ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। तो 1990 से ये सारी चीज़ों को फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। इंडिया अडॉप्टेड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ग्रेटर इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेट होना मेजर वर्ल्ड इकोनॉमीज से, with the world economy in order to sustain high growth rate. As a result, good relation with neighboring country, strengthening relation with regional groups such as ASEAN and European Union, ensuring peace and order in the Indian Ocean and Indo-Pacific region are also some important objective of contemporary foreign policy of India. क्योंकि हमने अभी बताया कि कैसे हम ग्लोबलाइज हुए, तो हमारा जो इंडिया है, इस पास काफ़ी नेबरिंग कंट्रीज़ है। हमारे पास पाकिस्तान है, हमारे पास बांग्लादेश है, हमारे पास नेपाल है, हमारे पास भूटान है, हमारे पास चाइना है, हमारे पास म्यांमार है, हमारे पास श्रीलंका है। तो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं अपनी, ठीक है, इनके साथ हम क्या करते हैं, अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसलिए प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी सिक्योरिटी नहीं है तो कोई भी यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट आ सकते हैं, यहाँ पे हमारी टेररिज्म बढ़ सकता है, या अगर हम
पीस ना मेंटेन रखें तो कहीं ना कहीं इनसे हमारी दुश्मनी हो सकती है, बॉर्डर्स पे फाइट हो सकती है, हमारे आर्मी को खतरा रह सकता है। तो ये सारी चीज़ों इसलिए फॉरेन पॉलिसी में जो है पीस और सिक्योरिटी एक मेजर है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, आइए वो पढ़ते हैं। द फंडामेंटल आइडियाज दैट एक्ट एज अ गाइडलाइन टू फॉरेन पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया। तो जो गाइडलाइन थी फॉरेन पॉलिसी बनाते हुए, जो गाइडलाइन थी, जो प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए इंडिया के लीडर्स ने, पॉलिसी मेकर्स ने ये पॉलिसी बनाई, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट थी सॉवरिन इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स, यानी हम कनेक्ट तो हैं एक दूसरे से, ठीक है, इंडिया श्रीलंका कनेक्ट है, लेकिन सॉवरेन है। सॉवरेन यानी इंडिया श्रीलंका के मैटर में नहीं बोलेगा, श्रीलंका इंडिया के इंटरनल मैटर में नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा इन द सेंस वो एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस नहीं कर, गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हमारी गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की पावर इंडिया में ही होनी चाहिए, इंडिया के लीडर्स में, इंडिया के लोगों के पास ही होनी चाहिए। तो ये था सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स। रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल स्टेट्स। तो रिस्पेक्ट रहनी चाहिए सॉवरेनिटी के लिए, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी एकता रहनी चाहिए हर स्टेट की। अब आप देखेंगे लाइन से हर चीज़ सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, नॉन इंटरवेंशन ऐसी ही आपको दिखाई देंगी, यानी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए कोई भी इंटरनल अफेयर में। रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, कुछ यूनाइटेड नेशन ने, यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल लॉ बनाया है जो दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबको फॉलो करना है। तो उन लॉ का ख्याल रखते हुए हमें सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एसीएन हो गया हमारा रीजनल एशिया के लिए, ईयू हो गया हमारा रीजनल, यूएन हो गया हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ हो गया हमारा। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बिलीफ इन पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, और ये बिलीफ के साथ हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाया है कि जिनके भी साथ हमारा दोस्ती हो उनके साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो हमारा, उनके साथ हमारा कोई भी अगर डिस्प्यूट हो, कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो, तो उस पर पीसफुल रिजोल्यूशन हम सजेस्ट करें। तो ये कुछ पॉलिसी मेकर्स ने गाइडलाइंस को नज़र में रखते हुए, इन प्रिंसिपल्स को नज़र में रखते हुए हमारी पॉलिसी को डिज़ाइन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्पीच ऑन 7 सितंबर 1946 given on All India Radio spelled out the core features of India's foreign policy। 7 सितंबर 1946 में जब जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पे अपनी स्पीच कही, तो उसमें उन्होंने कोर फीचर्स बताया इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। उन्होंने बताया कि वी पर्पज as far as possible to keep away from the power politics of groups। पावर पॉलिटिक्स था उस टाइम पे, वर्ल्ड दो हिस्सों में डिवाइडेड था, यूएसए और यूएसएसआर में, लेकिन एक तीसरा वर्ल्ड भी बन रहा था जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट थे, उन्हें कहा जाता है थर्ड वर्ल्ड। तो इंडिया थर्ड वर्ल्ड था, थर्ड वर्ल्ड का हिस्सा था। तो पावर पॉलिटिक्स से दूर रहने की बात की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस फॉरेन पॉलिसी के स्पीच में। aligned against one another which have led in the past to world wars and which may again lead to disasters on an even wider scale। तो उन्होंने रीज़न बताया कि क्यों हम इन सुपर पावर्स से दूर रहेंगे और अलाइंड रहेंगे, यानी हम किसी के साथ भी नहीं मिलेंगे, हम एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेट है, हम थर्ड वर्ल्ड में आते हैं, हमें किसी पे रिलाई नहीं होना है, हमें किसी को उतना हक और उतनी पावर नहीं देनी है, ना ही किसी की हमें सपोर्ट चाहिए उस लेवल पे। तो ये क्योंकि इन वजहों से, ये सुपर पावर वाले कॉन्सेप्ट से दुनिया में काफ़ी डिज़ास्टर देखा गया, और अगर ऐसे ही रहा, अगर ऐसे ही न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट भी बढ़ते गए इन पावर्स के नीचे, तो फिर आगे और भी डिजास्टर्स हमें देखे जा सकते हैं। ही ऑल्सो होप्ड हैव फ्रेंडली रिलेशन विथ इंग्लैंड कॉलोनी, एज इंडिया जो एक ब्रिटिश कॉलोनी थी अब वो इंडिपेंडेंट स्टेट में तब्दील होने जा रही थी, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ से रवानगी ले रहे थे, वो जा रहे थे इंग्लैंड, तो उन्होंने कहा इंग्लैंड से भी हमारा फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट और यूएसएसआर को भी इन्वाइट किया कि आप लोग भी फ्रेंडशिप करें। यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट में कट्टर दुश्मनी थी, लेकिन इंडिया ने अप्रोच किया, उन्हें इन्वाइट किया कि वो फ्रेंडशिप करें। He hoped that the past friendship with China would continue in the future. About India's position in Asia, he said, we are of Asia and people of Asia are nearer and closer to us than others. India's position is important in terms of Western, Southern, Southeast Asia। तो इंडिया क्योंकि एशिया में आता है, तो उन्होंने कहा हम एशिया के लोग हैं और हम एशिया के लोगों के लिए हैं, ठीक है।
हम एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं और इसीलिए इंडिया की पोजीशन बहुत मैटर करती है, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो सदर्न हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो। हर जगह हमें एशियन लोगों का ध्यान रखना है, उनसे अच्छे रिलेशन मेंटेन रखने हैं क्योंकि हम एशिया के हैं। तो ये स्पीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो स्टेशन पे दी और इसमें ये मैसेजेस थे जिसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है देन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू आंसर यू ऑल। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि ये चीज़ जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है वो अच्छे से प्रोसेस हो, आप रिवाइज करें, आप रीड करें और नेक्स्ट पार्ट की तैयारी करें। और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन में। सी यू टिल देन, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। सो ये है हमारे चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2, जहाँ फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं इंडिपेंडेंस के पहले से, क्या ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स थे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, और क्या प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो हमारे थे उन्होंने रेडियो स्टेशन पे क्या स्पीच दी, उस स्पीच को हमने डिकोड किया अपने इस फर्स्ट पार्ट में। और ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 6, जहां हम पढ़ने वाले हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि जब इंडिया का इंडिपेंडेंस का टाइम करीब आ गया था, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई और जो दुनिया थी वो दो हिस्सों में डिवाइड थी, यूएसए, यूएसएसआर। लेकिन एक तीसरा हिस्सा भी बन रहा था जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट का था, वो था थर्ड वर्ल्ड हमारा। तो इंडिया जो था वो थर्ड वर्ल्ड का पार्ट था। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इंडिया ने इसे एक इंपॉर्टेंट फीचर बनाया अपनी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक सिंपल मीनिंग में अगर मैं मतलब बताऊं तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मतलब कि हम किसी के भी साथ अलाइन नहीं है, हम किसी के भी साथ या सपोर्ट में नहीं है, ना हम किसी के अगेंस्ट हैं। ठीक है, हम कोई भी मेजर जो भी पावर ब्लॉक्स हैं हम उनके ना साथ हैं ना हम उनके अगेंस्ट हैं। हम इंडिपेंडेंट हैं, हम थर्ड वर्ल्ड का पार्ट हैं, हम आपसे फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, ना हम आपके अगेंस्ट हैं ना हम आपके पावर ब्लॉक में शामिल होना चाहते हैं। तो ये था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन सिंपल। नाउ लेट्स रीड कि हमारे टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हैज़ बीन एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। नॉन अलाइनमेंट लिटरली मीन्स नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी मिलिट्री अलायंस। तो यूएसए, यूएसएसआर हम सब जानते हैं कि वो मिलिट्री अलायंस थे, कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, किसके पास ज़्यादा मिलिट्री है, ज़्यादा सपोर्ट है, वगैरह वगैरह। तो ये था मिलिट्री अलायंस। तो नॉन अलाइनमेंट का सिंपल मीनिंग है कि किसी भी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं होना। इट वॉज इंडिया रिस्पॉन्स टू द कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। इंडिया का ये रिस्पॉन्स था टू द कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। दो सुपर पावर्स जब थे उस टाइम पे, तो यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन ने अटेम्प्ट किया टू एक्सटेंड देयर रिस्पेक्टिव स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थ्रू प्रोमोटिंग मिलिट्री अलायंस इन यूरोप, एशिया एंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। बट इंडिया उनका पार्ट नहीं बना और इंडिया के साथ साथ काफ़ी और देश थे जो उनके पार्ट नहीं थे, वो भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में शामिल थे। तो आइए देखते हैं। तो उस टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री अलायंस थे यहाँ पे दिया, अमेरिकन मिलिट्री अलायंस एंड सोवियत मिलिट्री अलायंस। तो नाटो था, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाला एंजस था, सेटो था, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और हमारा सेंटो था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सोवियत यूनियन और चाइना ने साइन किया एक मिलिट्री अलायंस इन 1950 और वार्सोवा पैक्ट 1955 में। तो ये कुछ अलायंस थे मिलिट्री उस टाइम के जिसका इंडिया बिल्कुल भी हिस्सा नहीं था। 29 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में हिस्सा लिया। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, आइए पहले हम रीड करते हैं, उसके बाद हम उसको अच्छे से समझेंगे कि क्या था। अनलाइक मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड that choose to align with an alliance by one or two superpowers, India chose to remain non-aligned. It followed a policy of maintaining equidence from both the superpowers, यानी एक इक्वल डिस्टेंस रखना है दोनों सुपर पावर से हमें, ना आपके फेवर में है हम, ना आपके फेवर में है हम। The idea and policy of non-alignment movement is the contribution of India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru. तो ये उनका आइडिया था। After the end of Cold War, question was raised about the relevance of non-alignment. जब कोल्ड वॉर खत्म हुई तो लोगों ने पूछा कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रिलेवेंस है। इट मस्ट बी नोटेड दैट द एसेंशियल फीचर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एंड पीसफुल अप्रोच आर स्टिल रिलेवेंट टुडे।
तो 29 कंट्रीज थी जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी बेलग्रेड में इन 1961। 1961 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे 29 नेशन इंडिया के साथ उन्होंने भी वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की, बेलग्रेड यानी जो पहले का यूगोस्लाविया था। करंटली ये मूवमेंट में 29 से अब हम देखेंगे ये मूवमेंट में 120 मेंबर हैं। दे आर दी पार्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड। अब तो फिलहाल एक ही है, कोई सुपर पावर नहीं है, कोई वैसा नहीं, अब मल्टीपोलैरिटी है दुनिया में। तो ये मूवमेंट में 120 मेंबर हैं प्रेजेंट टाइम में। 17 ऑब्जर्वर मेंबर हैं, यानी जो ऑब्जर्व करते हैं कि हम नॉन अलाइंड है ना, और 9 ऐसे ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन है जो ख्याल रखते हैं कि हम नॉन अलाइंड रहें, कोई भी सुपर पावर हमें अपने तरफ ना करे। तो ये समिट थी बेलग्रेड में 1961 में, फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट समिट थी जहाँ पे 29 नेशन ने पार्टिसिपेट किया था। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, किन वजहों से ऐसी पॉलिसी हमारी बनाई गई, तो वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा जोग्राफिकल फैक्टर, यही आएगा फिर बॉर्डर वगैरह के बारे में, ठीक है। इट its vast coastline in south and the presence of Himalayan mountains ranges to the north and the northeast have shaped India's perspective of foreign policy and security policy। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इंडिया ने बहुत सारी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया, ठीक है। तो इसलिए सिक्योरिटी और पीस हमारे लिए एक मेजर कंसर्न है फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं अलग अलग देशों से। तो इससे टेररिज्म का खतरा रहता है, इससे इलीगल इमिग्रेंट्स का खतरा रहता है, वगैरह वगैरह। तो ये जोग्राफिकल फैक्टर जो है वो हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है कि हम ये ध्यान में रख के फॉरेन पॉलिसी अपनी शेप करें। सिमिलरली द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज कंट्री लाइक चाइना अक्रॉस ऑलमोस्ट द एंटायर नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑल्सो अफेक्ट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। द यूनिक geography of South Asia, while all the neighboring countries share a border with India, none share a border with each other, shapes the foreign policy too। अगर इंडिया किसी के साथ बॉर्डर शेयर भी नहीं करता लेकिन फिर भी, तो इसलिए फॉरेन पॉलिसी तब भी बनाई जाती। इंडिया होल्ड्स डोमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन। जो इंडियन ओशन है वहाँ पे इंडिया इंडिया के नाम से है वो ओशन, तो इसलिए इंडिया एक वहाँ पे मेजर डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है। इट्स एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन विद लक्षद्वीप आइलैंड इन द वेस्ट एंड अंडमान निकोबार इन द ईस्ट। तो इस वजह से इंडियन ओशन में इंडिया एक डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है, क्योंकि लक्षद्वीप आइलैंड हमारा है, वहाँ काफ़ी पोर्ट्स हैं, अंडमान निकोबार है। तो इन वजहों से इंडियन ओशन में भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंस है, और इसलिए हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी बहुत जोग्राफिकल फैक्टर्स को लेते हुए शेप करी गई है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हिस्टोरिकल फैक्टर्स। इट इंक्लूड्स इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज ट्रेडिशन, cultural values such as peace and coexistence. It also includes the influence of historical cultural ties with the neighboring civilization in West, Central, Southeast Asia and foreign policy. Some of the basic values of Indian foreign policy like anti-colonialism, anti-racialism were during the freedom struggle। तो इंडिया का एक काफ़ी लॉन्ग, लेंदी, ब्रॉड, हैवी इतिहास, हिस्ट्री रह चुकी है। तो इस वजह से हिस्ट्री भी एक मेजर रोल प्ले करता है, हिस्टोरिकल फैक्टर भी, व्हेन इट कम्स टू डिज़ाइन आर फॉरेन पॉलिसी। फैक्टर है हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे कि कैसे उन फैक्टर्स को भी देखा गया फॉरेन पॉलिसी को बनाते टाइम। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हैज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक कंटेक्स्ट। तो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो पॉलिटिकल भी है और इकोनॉमिकल भी है। There was a strong urge to come out of a poverty and backwardness that has emerged from the colonial period। इंडिया जब एक ब्रिटिश कॉलोनी थी तो इंडिया एक काफ़ी गहरी गरीबी में थी। इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन was इन पॉवर्टी एट दैट टाइम, जब हम न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे, बैकवर्डनेस थी काफ़ी। लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने रिफ्यूज़ किया फाइनेंशियल एड को जो डोनर कंट्रीज दे रही थी। India refused to accept financial aid from various donor countries if it came with the condition unacceptable to India। अगर वो ऐसी कंडीशन के साथ आ रही थी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, उसको कंडीशंस ला रही थी, तो इंडिया ने वैसे ऑफर्स को, वैसे डोनेशन को अनएक्सेप्टेबल किया। द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, प्लीज़ इसे ध्यान से सुने, इसे नोट करें। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन यानी कि जो ट्रेड होता है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, वो एडवोकेट रिप्लेसमेंट उसकी जगह हम रखते हैं। यानी जो फॉरेन इम्पोर्ट करते हैं हमें अपना मटेरियल, तो उसे हम रिप्लेस करते हैं अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। यानी जो फॉरेन गुड्स हैं उन्हें हम रिप्लेस कर रहे हैं डोमेस्टिक गुड्स से।
तो ये है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, यानी इम्पोर्ट का एक सब्सटीट्यूशन क्रिएट करना। इंडिया के प्रेमाइसिस में अटेम्प्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लाया गया, ताकि लोकल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो। ठीक है, लोकल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, हमारे लोग इंडिया की चीज़ें खरीदें, क्योंकि इंडिया में जो लोकल प्रोडक्शन है वो कम कॉस्ट में कंज्यूमर खरीद सकता है, अगर वो बाहर से आ रही है हमें थोड़ा हाई कॉस्ट पे करना पड़ता है। तो इसलिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमिक्स में, तो इसे प्लीज़ ध्यान में रखें। एंड गिविंग इंपॉर्टेंस टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैज अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। Many fundamental changes have occurred in foreign policy of India after adopting the policy of liberalization, privatization, globalization in 1991। तो 1991 में जब LPG रिफॉर्म्स आए इंडिया में, तो मेजर चेंजेस हुए इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, ग्लोबलाइजेशन को रखते हुए प्राइवेटाइजेशन हुआ कुछ सेक्टर्स का, लिबरल हुई हमारी इकोनॉमी, तो उस टाइम पे काफ़ी चेंजेस अकर हुए हमारे फॉरेन पॉलिसी में। तो ये सारा आता है हमारे इकोनॉमल फैक्टर में। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा पॉलिटिकल फैक्टर, हमारा फोर्थ फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर। द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। जो एग्जीक्यूट करने वाला हमारा पार्ट है गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जो है हमारी, वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब इसमें हमारे फॉरेन ऑफिसर्स आते हैं जो फॉरेन सर्विसेज द्वारा हायर किए जाते हैं। इसमें हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आता है। ठीक है, गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री होती है फॉरेन अफेयर्स को लेके, वो आती है। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है हमारे गवर्नमेंट के, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ वॉच डॉग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वॉच डॉग? वॉच डॉग यानी मॉनिटर, क्लास का मॉनिटर होता है जो नज़र रखता है टीचर के गैर हाजिरी में, तो वो है हमारा पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या है स्टूडेंट हमारा? वॉच डॉग। वॉच डॉग यानी मॉनिटर। क्लियर? नो डाउट्स? Parliament plays the role of watchdog. Political leader makes the significant impact of foreign relation of India. Political leader जो है वो इम्पैक्ट करते हैं फॉरेन रिलेशंस को, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मिस्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी हैव प्लेड डिसिसिव रोल इन डिटरमिनिंग द पॉलिसी ऑफ इंडिया, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। The Ministry of External Affairs plays pivotal role in drafting the foreign policy and giving advice to political executive. What do you mean by pivotal student? Pivotal यानी crucial, important, pivotal यानी crucial। तो ये कुछ हार्ड वर्ड्स होते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में आते हैं, जो एकदम एक झटके में हमें उसका मीनिंग नहीं पता रहता है, तो इसलिए उसका मीनिंग आपको ध्यान में रखना है। इसे मार्क करें, अगर आप पेंसिल से करते हो तो उसको मार्क करके लिखिए, ताकि जब भी आप रीड करें, गो थ्रू करें, रिवाइज करें, तो आपको मीनिंग मिले। क्रूशियल है इसका मतलब, ताकि आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग हो, आपके आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प हो। ठीक है, सो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन ड्राफ्टिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, गिविंग एडवाइसेस टू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। बिसाइड दिस, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द फॉरेन पॉलिसी। हु इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? जैसे जोग्राफिकल फैक्टर है हमारा, उसमें हमने देखा कि कैसे बॉर्डर हम शेयर करते हैं, तो इसके लिए हमें एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं हमारे अजित डोवल सर। हु इज़ ही? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। डिफेंस प्लानिंग कमेटी में भी रहते हैं ये, और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहते हैं, जो जोग्राफिकल फैक्टर्स और पॉलिटिकल फैक्टर्स को देख दाख के हमारे लीडर्स को एडवाइस करते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल सिस्टम, कि कैसे इंटरनेशनल सिस्टम को भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है एज अ फैक्टर व्हेन वी आर ड्राफ्टिंग आवर फॉरेन पॉलिसी और वी आर मेकिंग सम चेंजेस इनटू इट। सो ये हमारा नेक्स्ट फैक्टर इंटरनेशनल सिस्टम। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द बाइपोलर सिस्टम एंड सुपर पावर पॉलिटिक्स हैज इम्पैक्टेड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। बाइपोलर वर्ल्ड था, यानी दो हिस्सों वाला दुनिया, यूएसए, यूएसएसआर। So similarly, there were major changes in Indian foreign policy when the Cold War ended. Besides the international system, the regional system has also made deep impact on India's foreign policy. Regional system ये तो बाहर के यूरोपियन कंट्रीज़ में थे, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में था, लेकिन जो हमारा रीजन था, हमारा एशिया था, वहाँ पे भी काफ़ी चेंजेस हुए जब ये बाइपोलैरिटी हुई, तो उससे भी हमारा फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। थस इंडो यूएस डायलॉग इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, China-Pakistan dialogue since 1960s, and improved Russia
China relations since the line I have influenced foreign policy. तो इंडो यूएस डायलॉग ये हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इतने डिटेल्स में नहीं है, आगे वो डिटेल में है, मुझे वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है, तो वो हम पढ़ेंगे मेजर पावर्स में यहाँ पे, जहाँ पे हम 3 कंट्रीज अभी पढ़ेंगे, इन यूएसए, रशिया एंड चाइना। तो आगे हम मैं आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। सो दिस थिंग इज पेंडिंग, ओके। India's relation with the world. Foreign policy is the instrument of a country to establish, maintain and develop relation with the rest of the world. Foreign policy एक ही हमारे पास जो है शुरुआत का तरीका है कि हम बाहर के कंट्री के साथ अपना रिलेशन मेंटेन रखें, हम उनके फेवर में कुछ पॉलिसीज डिज़ाइन करें, उनसे फ्रेंडशिप रखने के लिए हम कुछ उनको दिखाएं कि देखो ये हमने आपके लिए किया, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, इससे हमको ये फ़ायदा होगा। फॉरेन पॉलिसी एक रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए शुरुआत रहता है। सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज एस्टैब्लिश रिलेशन विद नियरली ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जब से इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया का, इंडिया ने हर कंट्री के साथ रिलेशन स्टैब्लिश किया है और कोशिश जारी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी नॉट पॉसिबल टू हैव इक्वली गुड और क्लोज रिलेशन विद ऑल कंट्रीज। ऑब्वियसली दिस इज ट्रू। हम एक क्लास में हैं, ठीक है, क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, हम 50 स्टूडेंट्स को जानते हैं, हम रोज़ मिलते हैं, हम रोज़ उन्हें स्माइल करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड बाय करते हैं, लेकिन हमारे जो आसपास होते हैं, जो हमारे 5 बोल लो, 10 बोल लो, 15 बोल लो, वही हमारे खास दोस्त होते हैं, उनसे हमारा कांटेक्ट रहता है, उनसे हमारे डिस्कशंस रहते हैं, ठीक है, प्लानिंग होती है उनके साथ, तो वो कुछ खास दोस्त होते हैं। वैसे ही इंडिया में 196 कंट्री है, 195 196 कुछ कंट्रीज़ हैं, उनमें से हमारे सबके साथ रिलेशन है, लेकिन कुछ के साथ खास हैं, कुछ के साथ नॉर्मल हैं, कैजुअल हैं, फॉर्मल हैं, ऐसे रिलेशंस भी रहते हैं, जैसे हमारी दोस्ती होती है नॉर्मल वैसी। With some countries, the relations are closer, better than with others, some others. Usually, relation with neighboring countries are important for the foreign policy of every country. Relation with major world politics are also important. तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब आगे जो सेक्शन आ रहा है स्टूडेंट मेजर पावर्स में, वहाँ हम पढ़ेंगे यूनाइटेड स्टेट, फिर हम रशिया पढ़ेंगे, चाइना पढ़ेंगे, फिर हम नेबरिंग कंट्रीज़ पे आएंगे, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, मेजर पावर्स वाला। तो यहाँ तक आई होप आपको सारे फैक्टर समझ में आए हों कि क्या क्या फैक्टर से हमारी फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस होती है, एंड आप इसे रिवाइज करें। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले मेजर पावर्स नेबरिंग कंट्रीज़ वाला, वो आप रीड करें ताकि नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड मोर ईजिली. So I hope student this much is clear to you all. Stay tuned for the next part, which is going to be a part 3rd of chapter number 6. See you soon. Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. So students, welcome to chapter number 6 and part number 3rd. So I hope you all are safe, you all are healthy, doing well. आपके बोर्ड्स एग्जाम काफ़ी करीब हैं. So ये हमारा चैप्टर नंबर 6 का चैप्टर पार्ट 3rd, जहाँ हम पढ़ने वाले हैं मेजर पावर्स. इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में, हमने पढ़ा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे 6 फैक्टर्स हमने पढ़े जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। उसमें था जोग्राफिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, इंटरनेशनल फैक्टर, इंटरनेशनल सिस्टम, इकोनॉमिकल फैक्टर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं मेजर पावर्स। मेजर पावर्स में आता है यूनाइटेड नेशन, यूएसएसआर एंड चाइना। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि इंडिया का क्या रिलेशन रहा है फ्रॉम द पास्ट अब तक के इन कंट्रीज़ के साथ, इन 3 मेजर पावर्स के साथ। सो फर्स्ट यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स वाज वन ऑफ द 2 सुपर पावर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड इज आर्ग्यूबली ओनली द सुपर पावर इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, ठीक है। यूनिपोलर का भी ज़माना आया था जब सिर्फ और सिर्फ यूएसए का बोलबाला था, तो एक ही सुपर पावर कभी कभी तो इसे कंसिडर किया जाता है। तो सोवियत यूनियन जो थी वो दूसरी सुपर पावर थी कोल्ड वॉर के टाइम पे। सोवियत यूनियन जो सक्सेसर स्टेट है रशिया, उसे पहले कहते थे, हैज इमर्ज एज अ मेजर इन्फ्लुएंशियल पावर इन वर्ल्ड अफेयर इन 21st सेंचुरी। इन सेम पीरियड चाइना टू इमर्ज एज अ मेजर पावर. इट इज सेड दैट इंडिया इज वन ऑफ द इमर्जिंग पावर. इंडिया को कंसिडर करा जाता है कि इंडिया एक सुपर पावर बन रही है, इमर्जिंग पावर इन 21st सेंचुरी. फर्स्ट हम पढ़ने वाले यूनाइटेड स्टेट्स कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारा क्या रिलेशन रहा है, फॉरेन रिलेशन. Relation between India and United States were cordial when India became independent. US President F.D. Roosevelt has supported the case of India's independence during the negotiation for Atlantic Charter with the British Prime Minister Winston Churchill. However, India and the United States had quite different views on events during the Cold War. As a result, relation between the two remained estranged for the most of Cold War period. इंडिया का जो रिलेशन है यूनाइटेड स्टेट के साथ वो इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद बना, क्योंकि उससे पहले इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और जो यूनाइटेड स्टेट था वो एक मेजर सुपर पावर था. एस्ट्रेंज थे वो लोग, ठीक है, कोल्ड वॉर से पहले. एस्ट्रेंज यानी वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दोनों एक डेमोक्रेसी है और दोनों एक बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है,
लेकिन उन लोग एक दूसरे से नावाकिफ थे, दूर थे, उनके साथ कोई खास रिलेशन नहीं था, यानी वो एस्ट्रेंज थे। तो ये वर्ड इसके लिए स्टैंड किया गया है। कॉर्डियल रिलेशन यानी प्लीजेंट और फ्रेंडली रिलेशन बना जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। एफडी रोजवेल्ट का यहाँ नाम दिया गया है। एफडी रोजवेल्ट जो थे वो यूनाइटेड स्टेट के 32nd प्रेसिडेंट थे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो एफडी रोजवेल्ट थे, अटलांटिक चार्टर एक स्टेटमेंट था जो 14 अगस्त 1941, एक चार्टर था, एक स्टेटमेंट था जो 1941 को इशू हुआ, जहां पे अमेरिका और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों गोल्स सेट कर रहे थे फॉर द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो वहां पे एफडी रोजवेल्ट ने इंडिया का जो केस था उसको सपोर्ट किया, उस टाइम पे नेगोशिएट किया इस चार्टर को। तो उससे तो हम एक वो कह सकते हैं, एक इंसिडेंट है वो, कि जहाँ पे इंडिया और यूएस का आपको रिलेशन दिखाई देगा। India's independent position on the crisis in Hungary and Czechoslovakia and its criticism on American intervention in Vietnam were some reasons to America displeasure on the। तो इंडिया ने, देखो इंडिया तो नॉन अलाइनमेंट है, इंडिया को फर्क नहीं पड़ता कि यूएसए उसको सपोर्ट करे या फंड करे या यूएसएसआर करे। तो इंडिया को बिल्कुल भी खौफ नहीं था ये सारी चीज़ों का। इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, उसको जो सही लगता था उसको सपोर्ट करता था। तो जब यूएसए ने यूएसएसआर से जो कंट्रीज थी उनको इंडिपेंडेंट के लिए जो है उकसाया, जो है प्रोवोक किया उन्हें, तो उस टाइम पे इंडिया ने उन्हें क्रिटिसाइज किया। इंडिया ने वाइटनाम इंटरवेंशन जब अमेरिका कर रहा था वाइटनाम में, तभी अमेरिकन को क्रिटिसिज्म दिया। तो ये सारा कुछ रीजन था जिससे अमेरिका थोड़ा डिसप्लेजरेबल था व्हेन इट कम्स टू इंडिया। तो इसलिए कुछ खास रिलेशन नहीं था। ऑन द अदर हैंड, अमेरिकन पोजिशन ऑन कश्मीर डिस्प्यूट वॉज द कॉन्स्टेंट इरिटेशन फॉर इंडिया। कश्मीर डिस्प्यूट किसके बीच में है? हम सबको पता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान और यूएसए का काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया का अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए पाकिस्तान का दोस्त है यूएसए, का दोस्त है पाकिस्तान, पाकिस्तान का दुश्मन है इंडिया। तो इंडिया की भी खटक पटक है यूएसए से और यूएसए की इंडिया से। तो उस पोजीशन, कश्मीर वाले डिस्प्यूट में यूएसए किसका सपोर्ट करेगा? जाहिर सी बात है, यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। तो वो एक कांस्टेंट इरिटेशन थी इंडियन गवर्नमेंट के लिए उस टाइम पे। सिंस 1970s इंडिया अमेरिका's क्लोज रिलेशन विद पाकिस्तान एंड चाइना क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया। When the Cold War ended, Soviet Union disintegrated. The relation between India and United States did not improve immediately. The United States brought pressure on the new state of Russia to stop the supply of space technology to rest India. Following India's second nuclear test in 1998, the United States imposed sanction on India. तो इंडिया जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, तो जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उस टाइम की, वो यूएसए के इन्फ्लुएंस से डिसइंटीग्रेट हुई थी। तो उनकी टेक्नोलॉजीज आगे थी, हम सब जानते हैं, वो सुपर पावर था टेक्नोलॉजी के मामले में। इंडिया को जो सप्लाईज थे वो यूएसए ने बंद करा दी। तो ये सारे कुछ इंसिडेंट्स थे कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर के टाइम पे। नेचर ऑफ इंडो अमेरिकन रिलेशन बिगिन टू चेंज टुवर्ड्स द 20th सेंचुरी। जब ग्लोबलाइजेशन आया, जब 20th सेंचुरी आई, तब हमने देखा कि कुछ चेंज हो रहा है हम दोनों के रिलेशन में, क्योंकि यूएस के पास सॉफ्ट पावर्स हैं, तो कहीं ना कहीं हर कंट्री यूएसए से कनेक्टेड है, अच्छे रिलेशन मेंटेन करती है। इंडिया सपोर्टेड प्रेसिडेंट बुश वॉर ऑन टेररिज्म। प्रेसिडेंट बुश वॉर का जो पर्सपेक्टिव था टेररिज्म के लेके, उसको इंडिया ने सपोर्ट किया। जब इंडिया में 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट बुश वॉर का जो टेररिज्म पे कहते हैं ना, वो था ओपिनियन था, पर्सपेक्टिव था, उनकी जो थ्योरी थी, उसको इंडिया ने सपोर्ट किया। और तब से थोड़ा थोड़ा हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं रिलेशनशिप। अमेरिकन पोजीशन और कश्मीर ग्रेजुअली बिकेम मोर फेवरेबल टू इंडिया। अब अमेरिकन पोजीशन जो है कश्मीर में, वो इंडिया को फेवरेबल हो रही है। टेररिस्ट अटैक जब से हुआ 2001 में, टेररिस्ट ग्रुप बेस्ड था पाकिस्तान में, तो इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट की डिमांड थी पाकिस्तान को भी कि वो अपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करें। तो इससे यूएसए ने अपने ही दोस्त पे प्रेशर बनाया कि वो ये काम करना बंद करें। इंडिया को कहीं ना कहीं से यूएसए का सपोर्ट मिला और ये दोनों की थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। The real turning point was in bilateral relations signing the Indo-US Civilian Nuclear Cooperation Agreement in the year 2008. Nuclear Operation Agreement साइन किया इन द ईयर ऑफ 2008 में, जहाँ पे न्यूक्लियर पावर का डेवलपमेंट हो, कॉर्पोरेशन हो, तो ये इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट था। तो इससे रिलेशन और इम्प्रूव हो। Also partners of multilateral fora like the India US Japan, India US Japan and Australia। multilateral fora इसका मतलब क्या होता है? न्यू वर्ड लग रहा है आपको? इसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग मोर देन 2 नेशन और पार्टीज, यानी काफ़ी स्लाइड्स होना, ठीक है। कोई प्रेजेंटेशन होता है, काफ़ी स्लाइड्स होती है उसकी। कोई एग्रीमेंट होता है, काफ़ी स्लाइड्स होती है उसकी। वैसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसमें भी अगर काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, काफ़ी काफ़ी नेशन और काफ़ी पार्टीज, तो उसे कहते हैं मल्टीलेटरल। एंड फोरा का मतलब कुछ अलग है। फोरा एक रोम वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई प्लेस या कोई जहाँ बिजनेस करते हो, तो ये है मल्टीलेटरल फोरा। तो यानी ऐसे लोगों की पार्टी जहाँ पे हम बिजनेस और इकोनॉमी की बात करते हैं। तो इंडिया, इस वजह से इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जब ये फोरा साइन हुआ, तो उस टाइम पे भी रिलेशन हमारे इंप्रूव हुए यूएस के साथ। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा मेजर पावर में यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, और यू कैन से रशिया। Relationship with Soviet Union, perhaps the most enduring relationship of India during the Cold War period. Soviet Union provided aid from the technology and low interest debt of India's heavy industry project in the public sector. तो USSR ने इंडिया की काफ़ी हेल्प की
वेदर इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, या जो लोन उन्होंने दिया तो उस पर काफ़ी कम इंटरेस्ट रखा। तो इस वजह से इंडिया और यूएसएसआर का रिलेशन काफ़ी एंड्योरिंग रहा है पिछले कुछ वर्षों से। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड मेजर वेपन्स टू इंडियन डिफेंस फोर्स। इंडियन डिफेंस को उन्होंने एम्पावर किया विथ प्रोवाइडिंग देम मेजर डिफेंस वेपन्स। उन्होंने एग्रीमेंट बनाया जहाँ पे लाइसेंस प्रोडक्शन हुए इंडिया के वेपन्स के, लाइसेंस प्रोडक्शन। इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई 1971 में, इंडो रशियन ट्रीटी हुई, फ्रेंडशिप ट्रीटी, जो एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन लाया बायलैटरल रिलेशंस का। इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तब हमने देखा कि कैसे यूएसए को इंडिया ने क्रिटिसाइज किया, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड द न्यू स्टेट ऑफ रशिया वर नॉट गुड। जब न्यू स्टेट बना रशिया का तो रिलेशन इतने खास नहीं थे, क्योंकि हमारा रिलेशन तो यूएसएसआर के साथ अच्छा था ना, लेकिन अब ये सिर्फ रशिया बचा, काफ़ी कंट्रीज तो अलग हो गई जिनके ऊपर यूएसए का इन्फ्लुएंस था। तो यूएसएसआर के साथ अच्छा रिलेशन था, लेकिन जब रशिया इंडिपेंडेंट स्टेट अलग हुआ वो, तो वो उनके साथ इतने खास नहीं थे। दे बिगन टू इंप्रूव इन 1990, जब ग्लोबलाइजेशन आया तब वो इंप्रूव होने लगे। रशिया मेड एग्रीमेंट ऑफ जॉइंट वेंचर टू प्रोड्यूस सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट एंड ब्रह्मोस मिसाइल। इट ऑल्सो It also agreed to provide reactors of India Kundankulam nuclear power plant. Russia sold its aircraft carrier Admiral Gorsho to India, which is known as Indian Vikramaditya. अब यहाँ पे हमें काफ़ी रशियन जो है वेपन्स और मिलिट्री चीज़ों के नाम हमें दिखाई दिया। एडमिरल ग्रोशो पहले हम देखते हैं क्या है। 250 एडमिरल ग्रोशो $250 मिलियन का एक शिप है, जिसे हम बोलेंगे जहाज, एक शिप है जो नेवी में काम आता है, जिसकी वर्थ है $250 मिलियन। रशिया ने इंडिया को दिया। इंडिया ने इसका नाम रखा विक्रम आदित्य। इंडिया ने इसे इन द वैल्यू ऑफ 2.3 बिलियन में खरीदा डॉलर, ठीक है। 2013 में इंडिया ने इसे अपने नेवी में इंट्रोड्यूस कराया। एक और चीज़ है यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये रिलेशनशिप सोवियत यूनियन से हमारे अच्छे करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ ऐसी, जो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप हुआ राधापुरम में। राधापुरम कहाँ आता है स्टूडेंट? ये आता है तमिलनाडु में। तो हमने ये पढ़ा था ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज में, आई गेस, जहाँ पे हमने प्लांट के बारे में पढ़ा था कि कैसे यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग इसको नहीं आगे बढ़ने दे रहे। ट्रांसफर ऑफ रशियन वेपन्स, ये रशियन वेपन्स थे, सिस्टम्स थे जो इंडिया में ट्रांसफर हुए, इंडिया ने खरीदा। System to Indian countries be main foundation of bilateral relation. Beside, both the countries have major stakes in Russian oil field. Russian oil field में दोनों country का majority of the stake है. Sakhalin 1 highlighting importance of energy security. Energy Sakhalin 1 ये क्या है स्टूडेंट? ये एक आइलैंड है साकलिन रशिया में, जहाँ पे प्रोजेक्ट चलता है ऑयल और गैस का। तो साकलिन 1 एंड साकलिन 2 दो प्रोजेक्ट है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक इंडिया और रशिया के पास है। तो ये था हमारा रिलेशनशिप विद यूएसएसआर एंड रशिया, यू कैन से। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा चाइना, देखते हैं चाइना के साथ क्या रिलेशन है हमारा। The Chinese Communist Revolution took place in 1949. India was among the first few countries to recognize the People's Republic of China. क्योंकि देखो, जब कोई भी कंट्री में कोई चीज़, कोई गवर्नमेंट को गिरा दी जाती है, तो पूरा वर्ल्ड उस पर अपने व्यूज़ देता है, रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं करता है। तो ये मेजर चीज़ होती है। तो जब चाइनीज़ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ 1949 में, जब वहाँ पे एक पार्टी को गिरा के दूसरी पार्टी आई, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आई, तो इंडिया ने उसके प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ये एक पार्टी है, इससे हमारा रिलेशन है वगैरह वगैरह करके इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइजेशन दिया। तो ये टू कंट्रीज वेंट अहेड टू इवॉल्व फ्रेंडली रिलेशन। दे साइंड अ ट्रीटी इन 1954 फॉर ट्रेड एंड कोऑपरेशन दैट आल्सो रिकॉग्नाइज्ड चाइनीज सॉवरेनिटी ऑन तिब्बत। तो 1944 में एक ट्रीटी साइन हुई ट्रेड को और कोऑपरेशन को लेके, जिसने तिब्बत की सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज किया। चाइनीज सॉवरेनिटी तिब्बत में रहनी चाहिए। तिब्बत एक कंप्लीटली अलग जगह है चाइना से, लेकिन चाइना वहाँ पे अपना रूल चाहती है। However, the relation between India China began worsen towards the end of 1950. 1950s खत्म होते होते चाइना और इंडिया का रिलेशन वर्स होते गए। वन इंपॉर्टेंट रीजन था अक्साई चीन, जो लद्दाख में है, उसके बॉर्डर को लेकर कुछ सवाल थे, जो उससे कुछ रिलेशन खराब हुए। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी, विच इज़ नाउ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन इंडियन यूनियन। A war on the border in 1962 resulted in India's defeat. बॉर्डर पे एक वॉर हुई थी इन द ईयर ऑफ 1960, जिसमें इंडिया हारा, चाइना जीता। इन सारी वजहों से कुछ डिस्प्यूट्स रहता है हमारा चाइना के साथ। डिप्लोमेटिक रिलेशंस वो कट ऑफ आफ्टर दैट। इस वॉर के बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस टोटली कट ऑफ थे हमारे चाइना के साथ। अनदर इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि हमारा ओपिनियन डिफरेंस है व्हेन इट कम्स टू द स्टेटस ऑफ तिब्बत। ठीक है, चाइना उसको रूल करना चाहता है, उस अपनी सॉवरेनिटी उस कंट्री पे देना चाहता है, लेकिन इंडिया का ओपिनियन कुछ और है। तो चाइना हैज़ बीन क्रिटिकल ऑफ द इंडियन डिसीजन गिवन टू द पॉलिटिकल असाइलम टू द दलाई लामा। दलाई लामा जो कि तिब्बत के रहने वाले हैं, जब वहाँ पे क्राइसिस हुआ, जब वहाँ पे ऐसी सिचुएशन आई कि वहाँ नहीं रह सकते थे लोग, वहाँ से भाग रहे थे, निकल रहे थे, तो दलाई लामा को हमने यहाँ पे होम दिया। यानी दिल्ली में आपको मालूम छोटा सा तिब्बत है, दिल्ली में एक एरिया है जहाँ हम उसे तिब्बत कहते हैं, मिनी तिब्बत के नाम से वो जाना जाता है। तो इंडिया ने उन लोगों को वेलकम किया, उन लोगों को सिक्योरिटी दी और यहाँ पे रहने की पूरा पूरा अधिकार दिया। वजह से भी इंडिया चाइना के रिलेशन काफ़ी खराब है। इंडिया एंड चाइना रिज्यूम द फुल स्केल डिप्लोमेटिक रिलेशन इन 1976। 1962 में कट ऑफ हुआ, 1976 में रिज्यूम हुआ।
ठीक है, फिर से उन्होंने कहा कि चलो दोस्ती करते हैं, कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखना ही रहना चाहिए। इंडिया मेड अटेम्प्ट्स टू इंप्रूव रिलेशन विद चाइना अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरारजी देसाई, जब प्राइम मिनिस्टर थे और राजीव गांधी थे, तो इन दोनों के टाइम में इंडिया ने काफी स्ट्राइव किया कि रिलेशन इंप्रूव हो हमारे चाइना के साथ, लेकिन ये दोनों कंट्री ने द टू कंट्रीज established joint working groups to discuss the long disputed border and made the agreement on maintenance peace, tranquility and the line of actual control, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस पे काफी डिस्कशन हुआ, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहा और LAC बनाई गई। रिलेशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया इन 21st सेंचुरी आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अभी की हम बात करें तो इंडिया और चाइना के रिलेशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। ऑन दी वन हैंड द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज हैज नॉट बीन रिजॉल्व्ड एंड द कंट्रीज क्रिएटेड टेंशन। ऑन अदर हैंड टू हैव ओपन नाथुला इन सिक्किम फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। तो नाथुला इन सिक्किम एक बॉर्डर है जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ओपन कर दी गई है, तो इस वजह से भी रिलेशनशिप हमारे खराब है। ट्रेड रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, ये है स्टूडेंट नाथुला, यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है, इस वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस और डिस्प्यूट्स देखे जाते हैं। ट्रेड रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज हैव ग्रोन इन द लास्ट 2 decades and China is today among the 3 largest trading partner of India. India continue to have appreciation and legitimate claims against China ambitious Belt and Road Initiative। Belt and Road Initiative स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन वाले पार्ट में कि क्या है ये इनिशिएटिव। आई होप आप सबको वो याद होगा, ठीक है। तो अगर आपको पता है देन डू कमेंट डाउन बिलो। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से इंडिया ने काफ़ी क्लेम्स करे हैं चाइना पे, काफ़ी एम्बिशियस क्लेम है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके। हाउएवर चाइना एंड इंडिया पार्टनर विद ईच अदर इन मल्टीलैटरल फोरा सच एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इशू ऑन क्लाइमेट चेंज। चाइनीज सपोर्ट टू पाकिस्तान ऑल्सो कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके काफ़ी क्लेम्स हैं, एम्बिशियस क्लेम है चाइना के, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। लेखक हमेशा से अगेंस्ट रहा है इस क्लेम्स को लेके, उन्हें नहीं लगता है कि ये जो क्लेम कर रहे हैं वो अचीव कर पा रहे हैं। हाउएवर जो चाइना और मल्टीलैटरल फोरा, इंडिया और चाइना मल्टीलैटरल फोरा के पार्ट हैं, जैसे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज, तो इस वजह से इनके कुछ रिलेशन मेंटेनेंस रहते हैं। अदरवाइज ये सारी पीछे की चीज़ें अगर हम देखें, बॉर्डर इशूज़ और ये ट्रेड इशूज़ या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्लेम्स, तो इससे रिलेशन खराब रहते हैं। तो एक सी सॉ है यहाँ पे, चाइनीज सपोर्ट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में काफ़ी सपोर्ट है चाइनीज़ का, इस वजह से भी कुछ रीजंस क्रिएट होते हैं हम दोनों के डिस्प्यूट्स के। होप स्टूडेंट आपको इंडिया रिलेशन विद यूएसए, विद यूएसएसआर एंड चाइना कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो गए हों अब तक। अब हम पढ़ते हैं इंडिया एंड इमर्जिंग पावर। चाइना एंड इंडिया आर रिकॉग्नाइज्ड एट इंपॉर्टेंट पावर शेपिंग इंटरनेशनल अफेयर इन द वर्ल्ड टुडे। चाइना इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, ठीक है। चाइना नंबर 1 है, इंडिया नंबर 2 है पॉपुलेशन में। हम दोस्त हमारा काफ़ी इंटरनेशनल अफेयर में प्रेजेंस रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी बिसाइड्स द बीइंग द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया हैज अचीव सिग्निफिकेंट प्रोसेस, ठीक है। इंडिया ने टेक्नोलॉजी में काफ़ी प्रोग्रेस अचीव की है, वेदर इट्स कम इन द एरिया ऑफ न्यूक्लियर, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज। तो ये सारी चीज़ें हमारी पोजीशन डिटरमाइन करती हैं। दिस पोजीशन ऑफ इंडिया हैज अर्नड इटसेल्फ प्लेस इन G20 फोरम, ग्लोबल 20 फोरम में हमारा प्रेजेंस है, द ग्रुप ऑफ 20 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इंडिया वॉज वन ऑफ द 4 इकोनॉमीज, ब्रिक्स में हमारा पार्टिसिपेशन है, ठीक है। ब्रिक था वो पहले, उसके बाद ब्रिक्स हुआ, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, बाद में साउथ अफ्रीका उसमें 2010 में ज्वाइन हुआ। तो इसमें भी हम हैं, तो इससे हम देख सकते हैं कि इंडिया का क्या प्रोग्रेस है। एंड in late 1990s, then the Russian foreign prime minister Yevgeny Primakov mooted the idea of a trilateral summit of Russia, China, India, which was a major recognition of India's status as a major regional power। तो इन सारी चीज़ों से हम ये मेजर कर सकते हैं कि इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है, यानी एक इमर्जिंग पावर बन रहा है। इंडिया का इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल अफेयर्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया एक इंपॉर्टेंट होल्ड करता है इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस, रिसर्च। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, इंडिया की डेमोक्रेसी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसलिए G20 में हम आते हैं, ठीक है। हम मेजर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीलैटरल फोरा के पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इसलिए इंडिया को हम एक इमर्जिंग पावर कहते हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया एक पावरफुल स्टेट बन जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको मेजर पावर समझ में आए हो, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना एंड इंडिया एज अ इमर्जिंग पावर। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेबरहुड फ्रॉम आवर पार्ट 4 ऑफ चैप्टर नंबर 6। नेबरहुड के बाद हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे अफ्रीका, अफ्रीका के बारे में, उसके साथ क्या फॉरेन रिलेशंस हैं, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक ओशन। एंड विद दैट हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज सेक्शन डिस्कस करेंगे। सो विद दिस हमारा पूरा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड टेक केयर टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. So students, ये हमारा पार्ट 4 ऑफ चैप्टर नंबर 6। सो इन द प्रीवियस पार्ट हमने पढ़ा कि इंडिया के रिलेशन विद द मेजर पावर्स इन द वर्ल्ड कैसे हैं। तो हमने मेजर पावर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, चाइना, यूएसए,
एंड फॉर्मर यूएसएसआर विच इज़ रशिया। तो इन तीनों को हमने डिटेल में पढ़ा और इनके साथ इंडिया के कैसे रिलेशन थे और फिलहाल हैं वो भी हमने कवर किया इन द प्रीवियस पार्ट। हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द नेबरहुड कंट्रीज, जिनका इंडिया के साथ फॉरेन रिलेशन किस तरह का है, जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, क्या फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हम नेबरहुड में पढ़ने वाले हैं। ऑल साउथ एशियन कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद इंडिया। साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं वो बॉर्डर शेयर करती हैं इंडिया के साथ। म्यांमार, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया रिगार्डेड एज इंडियाज नेबर। इंडिया के नेबर्स जो आसपास हैं इंडिया के, वो इंडिया के नेबर हैं। इन एडिशन कंट्रीज इन इंडियन ओशन रीजन फॉर्म ईस्ट एशिया, पर्शियन गल्फ टू मलेशिया, वियतनाम एंड दोज इन सेंट्रल एशियन hinterland or of Indian Ocean region form the extended neighborhood of India. Maintaining good relation with all these countries has been an objective of Indian foreign policy since independence. Students, ये हमारा इंडिया है, यह एक रफ मैप है इंडिया का। सो यहाँ पे हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। पहले तो फ्रॉम नॉर्थ यहाँ से हम चाइना को शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ उत्तर प्रदेश से हम नेपाल को शेयर करते हैं अपनी बॉर्डर। यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से हम म्यांमार, बांग्लादेश को शेयर करते हैं बॉर्डर। और गुजरात और राजस्थान और कश्मीर वाला जो एरिया है वो हम पाकिस्तान को शेयर करते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, डज अफगानिस्तान शेयर बॉर्डर विद इंडिया। तो फर्स्ट मैं ये क्लियर करती हूँ, अफगानिस्तान शेयर बॉर्डर विद इंडिया। तो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डायनामिक क्वेश्चन है, ये दो तरीके से हम इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा येस, बट किस तरीके से शेयर करते हैं ये हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जब फाइट हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, तब 47-48 की जो बैटल थी ओवर कश्मीर, वहाँ पे पाकिस्तान ने ये जो हमारा कश्मीर वाला एरिया, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो इंडिया के पास है, लेकिन ये जो ऊपर पार्ट जो मैंने ब्लू कलर में किया है वो पाकिस्तान के होल्ड में है, ठीक है। और ये जो पार्ट है कश्मीर का वो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ये हम कह सकते हैं कि येस, हाँ, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन जिस पार्ट के साथ अफगानिस्तान का इंडिया बॉर्डर शेयर करता है वो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, विच इज स्टिल एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये इसलिए हमारे मैप में है क्योंकि हम उसे एक अपना हिस्सा जो है कंसिडर करते हैं, लेकिन फिजिकली वो चीज़ पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में है, वो ऑक्यूपाइड है, और उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। आई होप स्टूडेंट ये आपको इतना क्लियर होगा। आगे अगर हम देखें तो लिखा है इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज आपने देखी कि इनके साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, ये जो है ये लैंड बॉर्डर हम इनके साथ शेयर करते हैं। यहाँ हमारा श्रीलंका है, यहाँ हमारे पास मालदीव्स है, यहाँ ये है हमारा अरेबियन सी, और ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, और ये मिला के जो नीचे हम जब आते हैं तो ये यहाँ से जब हम नीचे फ्लो करते हैं यहाँ, तो ये बन जाता है हमारा इंडियन ओशन रीजन। तो इंडियन ओशन रीजन यहाँ पे देखिए हमने अभी पढ़ा कि हमारा नेबरहुड एक्सटेंड हो रहा है। तो ये नेबरहुड कैसे एक्सटेंड हो रहा है स्टूडेंट्स, ये नेबरहुड यहाँ जो इंडियन ओशन रीजन है हमारा, यहाँ से आता है, यहाँ इस साइड कंट्रीज आती हैं, वियतनाम, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज आती हैं। तो और श्रीलंका, मालदीव्स, इन सब के साथ हम कोस्टल बॉर्डर शेयर करते हैं। श्रीलंका और मालदीव्स के साथ हम पानी से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। और ये जो वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इन ये सब से इंडियन ओशन रीजन में आते हैं ये लोग, और इसलिए ये हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड है। तो इस वजह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस की ऑब्जेक्टिव है कि इन सबके साथ हमारा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहे, और यही हमारा फॉरेन पॉलिसी का मेजर ऑब्जेक्टिव रहा है सिंस इंडिपेंडेंस। I hope student this much is clear to you all. Prime Minister Jawaharlal Nehru promoted the idea of Asia-African regionalism, attempted to unite all newly independent countries. This led to the Asian Relation Conference in 1947, later Bandung Conference held in Indonesia. तो ये जो हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देखा और लीडर्स ने देखा, तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की विच इज़ नोन एज एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस। एशिया और अफ्रीका के रीजनलिज्म का एक आइडिया आया कि ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं ये सारे साथ में आ जाएं और हमारा एक रीजनलिज्म हो, और हम एक साथ यूनाइट हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन है, हमने पढ़ा यूरोपियन यूनियन, सारी कंट्रीज यूनाइट है और यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, उनकी एक अपनी इकोनॉमी है, वैसे ही ये आइडिया था एशियन अफ्रीकन रीजनलिज्म। लेकिन उस टाइम पे कोल्ड वॉर का पीरियड था, तो ये आइडिया सस्टेन नहीं कर पाया, और उसके बाद जो हमारी एशियन कॉन्फ्रेंस, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, ये हुई हमारी स्टूडेंट्स न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इसे होस्ट किया। उसके बाद यहाँ पे वर्ड है बैंडिंग कॉन्फ्रेंस, ये हुई हमारी इंडोनेशिया में। इसमें न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के सारे लीडर्स आए थे, और जितनी भी थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज थी न्यूली इंडिपेंडेंट थी जो, वो आए थे यहाँ पे। इनका पर्पस था पीस को डिस्कस करना, और जो रोल रहेगा इन न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट का वो डिस्कस करना, डीकोलोनाइजेशन और डेवलपमेंट के ऊपर बात करना। ये कंट्री जो बैंडन कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडोनेशिया में, इसको ऑर्गेनाइज करने वाली कुछ कंट्रीज थी, वो थी इंडोनेशिया, म्यांमार और इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका का पहले उस टाइम पे जो नाम था वो था साइलन, विच इज श्रीलंका। तो इन कंट्रीज ने बैंडन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। However, the idea could not sustain itself due to the spread of Cold War. उस टाइम पे कोल्ड वॉर का स्प्रेड था, आइडियोलॉजिकल वजह से जो है वर्ल्ड में एक डिवीजन था, कोल्ड वॉर था, और इस वजह से ये आइडिया सस्टेन नहीं कर पाया था। पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 क्रिएटेड ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। जब इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान ईस्ट था, ये वेस्ट पाकिस्तान था, ये हमारा इंडिया है, और यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान था, जहाँ हमारा भी बांग्लादेश के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था। देयर हैव बीन टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिया की इंडिपेंडेंस से इंडिया पाकिस्तान से अलग हुए तब से एक टेंशन वाला माहौल रहा है हम दोनों के बीच। द मेन कॉज ऑफ दीस टेंशन हैज बीन द स्टेटस ऑफ कश्मीर। कश्मीर एक मेजर इशू देखा गया है कि इस वजह से ही ज़्यादा हमारी टेंशन बढ़ती है। The first Indo-Pak conflict 1947 took place over Kashmir. This war saw the division of Kashmir take place. Later in 1965, the two countries fought another war over Kashmir. 1971 war led to the creation of the state of Bangladesh. In the initial years, Kashmir was looked as Indo-Pakistan border issue. Later in the decade of 1990s, the problem became that of terrorism. The problem of Kashmir remains one of the most important issue of dispute between the two countries even today. So 1947 और 48 में जो वॉर हुई थी उसमें हमने देखा, जब मैंने अभी मार्क करा था, बताया था कि जो हमारा अपर कश्मीर है, यहाँ वाला हिस्सा, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो चुका है, और नीचे का जो है वो इंडिया के पास है। तो ये 47 और 48 के वॉर में हुआ। उसके बाद 65 में वॉर हुई, जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। उस टाइम पे इसको काफ़ी हमने देखा कि
सॉल्व हो रहे थे, काफ़ी चीज़ें स्मूथ हो रही थी, वॉर रोकी गई, बहुत सारे अच्छी चीज़ें, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर वो हम डिस्कस करेंगे तो बहुत एक्सटेंड हो जाएगा और हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद 1971 में वॉर हुई इंदिरा गांधी के पीरियड में, जब वो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। और इस पीरियड में बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ। बांग्लादेश पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान की नहीं जम रही थी, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट थी, काफ़ी भेदभाव था और इस वजह से इनको अपना इंडिपेंडेंस चाहिए था, क्योंकि एक बोला जाए तो एक फिजिकल जो लैंड का वो है डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, कुछ पार्ट यहाँ है, कुछ पार्ट वहाँ है, इस वजह से भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और ये जो बंगाली पॉपुलेशन थी हमारी, वो बांग्लादेश बन गई। पहले ये सिर्फ एक बॉर्डर इशू था कश्मीर वाला और उसके बाद ये इशू टेररिज्म में बदल गया। आज भी ये इशू काफी टेंशन क्रिएट करता है इन दोनों नेशंस के बीच में। पाकिस्तान रिलेशन विद चाइना आर आल्सो मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। पाकिस्तान का चाइना के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है। चाइना का हम सब जानते हैं कि वो कैसे हर कंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट करती है और अपना इन्फ्लुएंस वहाँ बना लेती है। वैसे ही पाकिस्तान में चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत है पाकिस्तान में। चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो एक रूट बन चुका है चाइनीज इन्वेस्टमेंट का, और इस वजह से इंडिया का एक मेजर कंसर्न है, मैटर ऑफ कंसर्न है चाइना का रिलेशन पाकिस्तान के साथ। देयर हैव बीन सेवरल एफर्ट्स मेड फॉर इंप्रूविंग बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बायलैटरल, प्लीज बायलैटरल मल्टीलैटरल इसको आप काफी हार्ड टर्म्स मत समझा करें, बहुत ही सिंपल है। बाय यानी दो होता है, यूनि यानी एक होता है, और मल्टी यानी मल्टीपल्स, मोर देन टू। सो बायलैटरल यानी दो देशों के बीच में, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया। इन देशों के बीच में अच्छे रिलेशन बरकरार रखने के लिए दो एग्रीमेंट हिस्ट्री में अगर हम देखें तो साइन हुए। पहला 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ। शिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972 में हुआ, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी जुल्फिकार अली भुट्टो। तो ये दोनों ने शिमला एग्रीमेंट को साइन किया एज अ पीस ट्रीटी। पीस ट्रीटी से भी ज़्यादा इसे समझा गया उस टाइम पे। एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट था वो, ताकि हम दोनों के बीच में एक गुड रिलेशन रहे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस एग्रीमेंट के द्वारा दोनों देशों ने ये डिसाइड किया कि जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पास्ट में, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन खराब हुए हैं जिन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो अब इस एग्रीमेंट के जो 72 शिमला एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट का इंटेंशन ये है कि दोनों देश एक नया रिलेशन स्टैब्लिश करें जहां पीस हो, हार्मनी हो, फ्रेंडशिप हो, कॉर्पोरेशन हो। तो ये था 1972 शिमला एग्रीमेंट। उसके बाद है 1999 का लाहौर एग्रीमेंट, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ किया था। ये एग्रीमेंट हुआ था लाहौर में। 1999 वाला जो एग्रीमेंट था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, वो लाहौर में हुआ था। अंडर द टर्म्स ऑफ ट्रीटी, ये जो ट्रीटी साइन हुई थी, इसके कुछ टर्म्स थे जहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों की होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक आर्सेनल्स के ऊपर, जो एटॉमिक एनर्जी हम बना रहे हैं, जो एटॉमिक पावर हम अपने अपने देशों में बना रहे हैं, तो इसके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि ये दोनों देश एक दूसरे के ऊपर ये चीज़ नहीं रखेंगे, ठीक है, ये अवॉइड करेंगे कोई भी ऐसा एक्सीडेंट या अनऑथराइज ऑपरेशनल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अपॉन ईच अदर। तो ये एग्रीमेंट का जो है मेन रीजन था। इंडिया हैज गॉट द desired response of its effort from Pakistan. Nepal, Sikkim, Bhutan, known as Himalayan kingdoms, were British protectorates during the colonial period. पहले सिक्किम भी इंडिया का पार्ट नहीं था। सिक्किम जो हमारा अभी स्टेट है वो पहले एक किंगडम हुआ करता था। नेपाल, सिक्किम, भूटान, नोन एज हिमालयन किंगडम्स ब्रिटिश के टाइम से। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया मेड सिमिलर ट्रीटीज विद दीज कंट्रीज। द लैंडलॉक्ड हिमालयन किंगडम्स गॉट एक्सेस टू सी फ्रॉम इंडियन टेरिटरी एंड इंडिया एक्सेप्टेड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द डिफेंस ऑफ दीज कंट्रीज। नेपाल काफ़ी छोटी कंट्री है, भूटान भी छोटी कंट्री है, और उस टाइम पे जो है हमारी सिक्किम जो थी वो भी एक अलग स्टेट था, इंडिया का पार्ट नहीं था। तो इन तीनों छोटी छोटी जो कंट्री थी वो इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर्स पे थी। तो इंडिया ने इनको सी लेवल्स के एक्सेस दिए, ठीक है, जो इंडिया से होकर जितनी भी नदियां जा रही हैं वहाँ का एक्सेस इन्हें दिया, और इंडिया ने इनकी टेरिटरी की हिफाजत करने की डिफेंस की भी रिस्पांसिबिलिटी ली। India has mostly followed the policy of non-intervention in these nations, these neighbors. इंडिया नॉन इंटरवेंशन फॉलो करता है। इंडिया चाहता है हम किसी के इंटरनल मैटर में ना बोले और ना कोई हमारे इंटरनल मैटर में बोले। तो इसलिए इंडिया ने इनकी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे काफी हेल्प की, पानी के उस पे या डिफेंस के उस पे, लेकिन उनके पर्सनल मैटर में वो नहीं बोलते थे। सिक्किम ऑप्ट टू इंटीग्रेट विद इंडिया इन 1975 एंड नाउ इज एन इंडियन स्टेट इन द इंडियन यूनियन। तो सिक्किम ने 1975 में इंडियन यूनियन को ज्वाइन किया। अब इसके पीछे एक हिस्ट्री है स्टूडेंट, जो आपको बताना काफी जरूरी है। 133 ईयर्स जो सिक्किम था वो एक किंगडम था। यहाँ पे राजाओं का एक मतलब एक बोलते हैं ट्राइब बोल सकते हैं या एक नेटिव बोल सकते हैं, उनका नाम था चोगिल्स। तो ये इनकी ही पीढ़ी यहाँ पे राज करती आ रही थी। ये किंग थे नामग्याल डायनेस्टी के, जो तिब्बतन थे, और इनका ये स्टेट था सिक्किम। यहाँ पे ये करते थे रूल। एंटी रॉयलिस्ट राइट्स यहाँ पे हुई सिक्किम में, जो एक अलग स्टेट था, इंडिया में नहीं था पहले। यहाँ पे एंटी रॉयलिस्ट राइट्स हुई किंगडम के सामने, और इंडियन आर्मी वहाँ गई सिटी ऑफ गैंगटॉक तक और इस राइट्स को रोका और कैसे कैसे करके रिजॉल्व किया। उसके बाद एक रेफरेंडम हेल्ड हुआ जहाँ पे डिपोजिशन था मोनार्की का, यानी मोनार्की को डिपोज करना था, और सिक्किम ने इंडिया को ज्वाइन किया उस टाइम का 22nd स्टेट बन के। इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया और यहाँ पे अप्रूव किया कि सिक्किम अब हमारे नेशनल असेंबली का पार्ट है, और सिक्किम के लोगों ने इसे अप्रूव किया। ये है सिक्किम के पीछे की हिस्ट्री। इंडिया's relation with Nepal have experienced many ups and downs. नेपाल के साथ सिक्किम का रिलेशन काफी अप डाउन रहा है। 2006 में इंडिया helped Nepal overcome a crisis of civil war and move towards a constitutional government. Relation with Bhutan have mostly been a cordial. India has helped Bhutan's recent exercise of moving towards a constitutional monarchy. इंडियाज इंटरवेंशन वॉज वेरी क्रूशियल इन सिक्योरिंग इंडिपेंडेंस फॉर बांग्लादेश। इंडिया का बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंस है जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ, उसमें इंडिया का ही सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। इन द ईयर ऑफ 1971 इट्स रिलेशन विद द न्यू नेबर वर वेरी कॉर्डियल इन द बिगिनिंग। शुरुआत में हमारे रिलेशन काफी अच्छे थे। हाउएवर आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ बांग्लादेश फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान, इनका असैसिनेशन हुआ और उसके बाद से इंडिया के रिलेशन थोड़े अप डाउन होने लगे विद द नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश। द रिलेशन बिगेन वर्सन। Disputes over land and maritime boundary and over distribution of waters of Testa were some of the irritants in the relationship. However, the relation between the two countries have been remained friendly for the last more than 5 years. Cross-border terrorism and insurgency are common areas of concern for both. Cross-border terrorism होता है, ठीक है, illegal immigrants आते हैं इलीगल तरीकों से, और ये सारी चीजें जो है वो कॉमन एरिया है हम दोनों के इंसर्जेंसी का। इन द रीसेंट टाइम्स इंडिया एंड बांग्लादेश हैव रिजॉल्व्ड मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट एज वेल एज द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड एंड क्लेम्स। जो पानी से रिलेटेड इशू है उनके बीच का जो
मसला था बांग्लादेश और इंडिया का, वो उन्होंने रिजॉल्व कर लिया है। बर्मा, जो कि पहले बर्मा कहा जाता था, अब म्यांमार है, और श्रीलंका, जो कि पहले सेलोन कहते थे हम उसे, अब वो श्रीलंका है। ये दोनों ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया से जब अलग हुए तो ये इंडिया से इनके अच्छे रिलेशन है। बोथ दीस कंट्रीज वर को-कन्वेंटर्स विद इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया इन बैंडंग कॉन्फ्रेंस। रिलेशनशिप विद श्रीलंका हैव एक्सपीरियंस बोथ गुड एंड बैड फेसेस। रिलेशनशिप श्रीलंका के साथ हमारे गुड भी हैं और बैड भी हैं। इसके पीछे भी काफ़ी वजह है। द टू कंट्रीज हैव अ डिस्प्यूट ओवर मैरीटाइम बाउंड्री। पहले तो मैरीटाइम बाउंड्री जो थी हमारी, हम उसके साथ कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं ना, लैंड बाउंड्री तो हम शेयर नहीं करते हैं, तो उसके बीच में काफ़ी डिस्प्यूट थे। एंड अ रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ फिशरमैन ऑफ बोथ साइड्स क्रॉसिंग इनटू द टेरिटरी एंड बीइंग कैप्चर्ड बाय कोस्टल फोर्स। आप लोगों ने चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी, तो उसमें जब शाहरुख खान को पंजाबी जो पुलिस रहता है, वो शाहरुख खान को एक शिप में जो है वहाँ से रवाना करता है, और वो शिप कोस्टल बॉर्डर पर रहती है। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की मैं बात कर रही हूँ। चेन्नई साउथ में आता है, साउथ से श्रीलंका करीब है, कोस्टल बॉर्डर है वहाँ से, और वहाँ पे देखो इलीगल वो फिशरमैन जो है वो हमारे टेरिटरी में आके अपना स्मगलिंग वगैरह करते हैं और जाते हैं वहाँ से, और हमारी कोस्टल पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। तो ये है एक, हम उसे एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं, उससे आप इजीली कैप्चर कर सकेंगे। तो वो डिस्प्यूट भी रहा है कि फिशरमैन जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेरिटरी करते हैं और अक्सर कोस्टल फोर्स के द्वारा पकड़े जाते हैं। सिमिलरली द तमिल क्वेश्चन इन श्रीलंका हैज ऑफन प्रूव टू बी एन इरिटेंट ऑफ रिलेशन। जो तमिलियंस हैं वो वहाँ पे एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है स्टूडेंट्स, LTTE के नाम से जाना जाता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। तो ये जो है इसकी वजह से इंडिया और श्रीलंका के बीच में काफ़ी इरिटेशन रही है। जो LTTE वाले हैं, ये जो टेररिस्ट ग्रुप हम इन्हें कह सकते हैं, इन लोग जो है किसके लिए आवाज़ उठाते हैं? जो श्रीलंकन हिंदूज हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ के जो तमिलियंस हैं और जो यहाँ के जो तमिलियंस हैं, जो हिंदू हैं, इनको इंडिपेंडेंट स्टेट दो। तो ये इनके लिए टेररिज्म तक उतर आए हैं। तो ये चीज़ें जो है एक्यूज करती हैं इंडिया को श्रीलंका के द्वारा। ऑफ टाइगर्स तमिल ईलम, द रेबल तमिल ग्रुप, जिन्होंने, आप कह सकते हैं जिन्होंने हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे राजीव गांधी, उनका असैसिनेशन किया था इन एन रैली, व्हिच लेटर बिकम अ टेररिस्ट ग्रुप। ये जो रेबल ग्रुप था वो बाद में टेररिस्ट ग्रुप बन गया। इन्होंने एक पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में रखी। India sent a peacekeeping force in Sri Lanka in 1987 at the request of then Sri Lanka President Jayawardene. This led to a prolonged period of bad relation between the two. However, under the current government in India, both countries' relations have improved again. पहले इन सारी रीजन की वजह से इरिटेशन रही है, लेकिन जब से पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में है एट द रिक्वेस्ट ऑफ उनके प्रेसिडेंट के, तब से हमारा एक प्रोलॉन्ग पीरियड है बैड रिलेशन का हम दोनों के बीच में। लेकिन अब जो करंट गवर्नमेंट है हमारी, उसके साथ हमारी इन दोनों कंट्रीज का अच्छा रिलेशन देखा जा रहा है। म्यांमार बिकेम अ इनवर्ड लुकिंग कंट्री एंड वेंट इनटू अ सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन आफ्टर द मिलिट्री कूप इन 1962। 1962 में म्यांमार की गवर्नमेंट गिरा दी गई थी उनके आर्मी फोर्स के द्वारा, डिफेंस के द्वारा, और वहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ था। और इस वजह से इंडिया और म्यांमार के सारे रिलेशन कट ऑफ हो गए थे उस टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट ही गिरा दी गई थी, जो डेमोक्रेसी थी वही नीचे आ गई थी, और वहाँ पे मिलिट्री कूप हो गया था, मिलिट्री महाराज कर रही थी। इंडिया सपोर्टेड दी प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट एंड इट्स लीडर मिस ऑंग सांग सुकाई। ऑंग सांग सुकाई को इंडिया ने काफी सपोर्ट किया, वो काफी हद तक टाइम तक जेल में भी थी, वो रिसेंटली कुछ वक्त पहले रिलीज हुई है। हाउएवर इंडिया इंप्रूव्ड इट्स रिलेशन विद म्यांमार मिलिट्री सून देयरआफ्टर, और उसके बाद इंडिया का मिलिट्री के साथ जो है रिलेशन अच्छा होने लगा। सपोर्ट ऑफ द म्यांमार मिलिट्री हैज बीन इंपॉर्टेंट इन इंडिया सिंस एक्शन अगेंस्ट मेनी इंसर्जेंट ग्रुप्स एंड देयर लीडर्स हाइडिंग इन म्यांमार। वेस्ट एशिया हैज ऑलवेज बीन एन इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आ गया है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में कौन कौन आता है? सऊदी अरबिया, सीरिया, बहरीन, जॉर्डन, कतर, इराक, कुवैत, ओमान, यूएई, इजराइल, जॉर्जिया, साइप्रस, पैलेस्टाइन, टर्की, ये सारी कंट्रीज वेस्ट एशिया की हैं। अब वेस्ट एशिया के साथ का रिलेशन कैसा है? ये भी हमारे एक्सटेंडेड नेबर्स हैं, तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द क्रूड ऑयल जो है वो हमारा उन्हीं से आता है। हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ वहीं से होती है, क्योंकि क्रूड ऑयल आता है। हैज बीन कमिंग फ्रॉम द कंट्रीज इन द रीजन। हाउएवर देयर आर मेनी रीजंस फॉर इंडिया हैविंग गुड रिलेशन विद द कंट्रीज। डिस्पाइट ऑफ क्रूड ऑयल, इंडिया के और भी काफी रीजंस हैं इन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन रहने के लिए। ईरान हैज बीन अ ट्रेडिशनल फ्रेंड। ईरान से हमारा एंशिएंट टाइम से एक रिलेशन रहा है, एक मिडिवल टाइम से कह सकते हैं। कल्चरल रिलेशन, एक फ्रेंडशिप हमेशा से ईरान से देखने मिली है हमें। कल्चरल एंड पॉलिटिकल साइंस इन द मिडल एज हैव बीन एंडर्ड द शेप इन बायलैटरल रिलेशन इवन इन द 20th century. Similarly, relation with Saudi Arabia go well beyond the supply of oil and shape the historical religious factor. India has been a strong supporter of cause of the Palestine and the people of Palestine Liberation Organization. Relation with the countries in the West Asia are important for another reason. They work as a counter against Pakistan. ये इन कंट्री से हमारा रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, और वेस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज है वो मुस्लिम कंट्रीज ही हैं। ठीक है, इंडिया का रिलेशन उनके साथ अच्छा रहना एक काउंटर अटैक है हमारा पाकिस्तान के ऊपर, कि मुस्लिम कंट्रीज के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं। इंडिया हैज ऑल्सो एंडर्ड दैट इट कीप्स एक्सेलेंट रिलेशन विद इजराइल। इजराइल के साथ में इंडिया ने काफी कीप अप किया है अच्छे रिलेशन रखने के लिए। इनफैक्ट इजराइल इज एन इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट टू इंडिया। इंडिया को जितने भी हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट है वो इजराइल सप्लाई करता है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जवाहरलाल नेहरू अटेम्प्ट टू वीव यूनिटी अमंग कंट्रीज in Asia. One of the major partners in this effort was Indonesia. However, relation with Indonesia began to cool off in 1960s. India's relation with the most of the Southeast countries are very nominal during the Cold War period. Cold War के time काफी nominal था हमारा relation with the Southeast countries, as these countries were on the opposite side of the Cold War divide. An exception was Vietnam. India had supported the struggle of Vietnam and had openly criticized American intervention. हमने जब major powers पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा कि अमेरिका से हमारी खटपट क्यों है, क्योंकि हमने अमेरिका का जब इंटरवेंशन हुआ था वियतनाम पे, तो हमने वियतनाम का सपोर्ट लिया और अमेरिका को क्रिटिसाइज किया। तो ये हमने मेजर पावर्स में भी पढ़ा है। Today, Vietnam is one of the major partners of India. The two countries have deep that relation into trade, technology, and military areas. As a part of Look East Act East policy, एक पॉलिसी है Look East Act East, पहले हम रीड करते हैं उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इंडिया बिगन टू इंप्रूव रिलेशन विद द कंट्रीज इन दिस रीजन। ईस्ट में हमारी कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं स्टूडेंट? मैंने वेस्ट एशिया बताया आपको, अब आप साउथ ईस्ट एशिया बताइए कि उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। कुछ के नाम मैं आपको बता रही हूँ, कुछ आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। बर्मा, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, चाइना, लाओस, जापान, और 2-3 कंट्रीज और हैं जिसका नाम आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइए। देखो स्टूडेंट्स, ये जो पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ रहे हैं ना, ये काफी डायनामिक सब्जेक्ट है। ठीक है, ये चेंज होते रहता है, ये स्टिक टू इट नहीं रहता। हिस्ट्री क्या है हमारी, वो स्टिक है। ठीक है, साइंस हम पढ़ रहे हैं वो स्टिक है, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है वो डायनामिक है, वो दिन पर दिन चेंज होते रहता है। तो इसलिए इसमें ये सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, इसमें आपको इंटरेस्ट है ना, तो इसमें आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स। जब आप क्यूरियोसिटी रखोगे ना, उतने आप अच्छे होते जाओगे। ठीक है, तो
जो भी चीज़ें आपको पता है, जैसे अभी लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट है या साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, एक एक को अगर आप गूगल करेंगे ना और इंडिया लिख देंगे कि इंडिया का उनके साथ क्या रिलेशन है, आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। तो आजकल इतना अच्छा एक्सेस है हमारे पास, इतना अच्छा सोर्स है गूगल। सो इसलिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस में अच्छे होना चाहते हो तो अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी रखो जानने के लिए फैक्ट्स को, ठीक है। India began to improve relations with countries in the region. Today, India has a very good relation with Singapore, which is its major trade partner as well as the investor in the Indian economy. Similarly, relation with Japan, Thailand, Malaysia, Indonesia has also improved. Security of trade routes and anti-piracy operations, security of ocean resources are among the important areas of cooperation between India and these countries. इन सारी कंट्रीज इंडियन ओशन रीजन में आती हैं, तो ये हमारे एक्सटेंडेड नेबर्स हैं और इसलिए जो मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं या हमारी कोस्टल बॉर्डर्स हैं या जो पानी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें इनका कॉर्पोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे। ये एक इफेक्टिव इनिशिएटिव है जिसको कल्टीवेट करते हैं हम अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशन को एक्सटेंड करने के लिए इन रिलेशन के साथ, यानी हमें मेन फोकस रखना है ईस्ट वालों के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनके साथ हमें हमेशा रहना है, क्योंकि हमारा इंडियन प्लेट है, यहाँ पे ये लोग हमारी बॉर्डर्स के में हैं, तो ये हमारे हमेशा रहेंगे हमारे आसपास। इसलिए लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसी इनिशिएटिव पे कल्टीवेट की गई थी। आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, इंटरनेशनल रिलेशन इन साउथ ईस्ट एशिया बिगेन टू टेक अ वेरी डिफरेंट शेप। जब कोल्ड वॉर का पीरियड है तब आइडियोलॉजी पे डिवाइडेड थे हम, यूनिक बाइपोलर वर्ल्ड था उस टाइम पे। लेकिन जब कोल्ड वॉर का पीरियड खत्म हुआ तो जो एक कॉन्सिक्वेंसेस में देखने मिला कि सब साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज थी सबके साथ हमारा इंटरनेशनल रिलेशन एक अलग ही शेप में आने लगा था। मेंबरशिप ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन and large from 5 to 10 and it became a formidable group in the region of Asia. ASEAN started building economic partnership with major countries in the region. India is also a beneficiary of it. It has a free trade agreement with ASEAN. It also a partner of ASEAN promoted regional security group and ASEAN forum. ASEAN को हमने डिटेल में पढ़ा था अपने सेकंड चैप्टर में, तो स्टूडेंट्स ये अभी मैं डिटेल में आपको नहीं बता सकती हूँ। यू कैन रिकॉल इट, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो अगेन टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली, क्योंकि अगर हम एक एक चीज़ दोबारा रिपीट करेंगे तो ये जो हम पार्ट है हमारा वो बहुत ही एक्सटेंड हो जाएगा। एशियन में फ्री ट्रेड है, जितने भी मेंबर्स हैं एशियन के वो आपस में फ्री ट्रेड करते हैं, तो इसलिए इंडिया को इससे इस पार्टनरशिप से काफी बेनिफिशियल मिल रही है। और ये सारी चीजें कब हुई हैं? कोल्ड वॉर के बाद से एशियन में साउथ ईस्ट एशिया वाले और पार्टिसिपेट करने लगे। इंडिया हैज बीन एन एक्टिव पार्टनर इन मेनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया काफी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन रखता है, इंक्लूडिंग साउथ एशियन एसोसिएशन, रीजनल कॉर्पोरेशन, शंघाई कॉर्पोरेशन। इट ऑल्सो प्रोमोटेड सब रीजनल कॉर्पोरेशन ग्रुप सच एज बिम्स्टेक, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन। विद दिस स्टूडेंट्स हमने अपना नेबरहुड वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम अफ्रीका और इंडियन ओशियन जो है हमारा छोटा छोटा पार्ट है हमारे सिलेबस में, ये कंप्लीट करते ही हमारा सिलेबस एंटायरली कंप्लीट हो जाएगा ऑफ 12 पॉलिटिकल साइंस। आई होप स्टूडेंट आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, आपके बोर्ड्स के एग्जाम करीब हैं, सो कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन clarifying your understanding more and more. So stay tuned to the next part. See you in the next video. Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. So students, this is chapter 6 part 5th. So here we are going to discuss about the African continent and how the relation of India is with the African countries. In 50s and early 60s, India focused on support for anti-colonial and national liberation struggles and the question of Indian diaspora in Africa. India supported the fight against apartheid, also provided financial and material aid to liberation struggles in Africa through multilateral agencies. The Action for Resisting Invasion, Colonialism, Apartheid Fund, Africa Fund created a non-aligned summit. Harar also helped African countries. 90s 1950s और 60s में अफ्रीका का इंडिपेंडेंट करीब आ रहा था। अफ्रीका इंडिया के काफ़ी सालों के बाद इंडिपेंडेंट हुआ है, यानी जो अफ्रीकन लीडर्स थे उन्होंने इंडियन लीडर्स को एज एन अपना इंस्पिरेशन रखा था उस टाइम पे, ठीक है। इंडिया ने जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था तो 50s और 60s में इंडिया ने फोकस किया कि वो एंटी कॉलोनियल और नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल्स जो हो रही हैं उनको सपोर्ट करे। और एक और सवाल उठ रहा था उस टाइम पे, इंडियन डायस्पोरा इन अफ्रीका। ये कोई हार्ड टर्म नहीं है स्टूडेंट्स, इंडियन डायस्पोरा इन अफ्रीका यानी जो इंडियंस थे जब वो प्री ब्रिटिश के टाइम या बोल सकते हैं ब्रिटिश के टाइम पे जब वो अफ्रीका माइग्रेट हुए थे, अफ्रीका साउथ अफ्रीका, तो ये है इंडियन डायस्पोरा इन अफ्रीका, इसे हम कहते हैं इंडियन डायस्पोरा इन अफ्रीका। इंडिया सपोर्टेड द फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड। व्हाट डू यू मीन बाय अपार्थाइड? अपार्थाइड यानी किसी भी तरीके का सेग्रीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेस के बेस पे जब सेग्रीगेशन होता है, जब डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसे कहते हैं अपार्थाइड। ऑल्सो प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड मटेरियल एड। इंडिया ने फाइनेंशियल मटेरियल एड प्रोवाइड किया जो स्ट्रगल्स थे अफ्रीका में उनको थ्रू मल्टीलेटरल एजेंसीज। जो भी इंडिया की मल्टीलेटरल एजेंसीज थी उनकी हेल्प के वजह से इंडिया ने अफ्रीका की हेल्प की ताकि कॉलोनलिज्म से अफ्रीका को भी जल्द से जल्द रिलीज हो अफ्रीका। अपार्थाइड फंड अफ्रीका को दिया गया और नॉन अलाइंड समिट क्रिएट करी गई अफ्रीकन कंट्रीज को हेल्प करने के लिए। देयर आर सेवरल इश्यूज एंड अपॉर्चुनिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज रिलेशन विद अफ्रीका। काफ़ी इश्यूज भी हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं अगर हम इंडिया का रिलेशन पढ़ें ऑफ अफ्रीका के साथ। सो फर्स्ट है, इन द चेंजिंग वर्ल्ड
इन द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर 1997 टाइम वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा था, ठीक है। बायपोलैरिटी थी, मल्टीपोलैरिटी थी, कोल्ड वॉर खत्म हुआ और मल्टीपोलैरिटी आई, रीजनलिज्म वाला प्रोसेस आया, ग्लोबलाइजेशन आ रहा था, काफ़ी तेज़ी से जो है वो बदलाव देखे जा रहे थे 1990s के टाइम, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा था। डिमांड्स फॉर एनर्जी सिक्योरिटी हैव टू कम डोमिनेट द वर्ल्ड टुडे। करंटली अबाउट 24% ऑफ द इंडियन कर्ड ऑयल इंपोर्ट्स आर सोर्स फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। 24% ऑफ द कर्ड ऑयल जो आता है वो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आता है इंडिया के पास, ठीक है। इंडियन ऑयल कंपनीज आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन एसेट्स इन द रीजन। इंडियन ऑयल कंपनीज जो है हमारी ये गवर्नमेंट कंपनी है ONGC, जिसके बारे में हमने पढ़ा था अपने 3rd चैप्टर में, काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा था। अगर आपको फिर से उसकी डिटेल जाननी है, गो बैक टू द वीडियो एंड रिवाइज इट। OVL has invested in Sudan, Egypt. ONGC Mittal Energy Ltd has sought ties with Nigeria. Reliance जो एक प्राइवेट कंपनी है, negotiating with Nigeria, Angola, Chad, Cameroon and Congo. Indian territory has now started to take interest in Africa. अब प्रेजेंट टाइम्स की हम बात करें तो इंडियन इंडस्ट्रीज ने अफ्रीका में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया है। इंडियन इंडस्ट्रीज लाइकली टू ऑफर टेक्नोलॉजिकल एंड मटेरियल सर्विसेज टू द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जैसे अपना साउथ ईस्ट एशिया जो है वहाँ पे चाइना रूल करता है, ठीक है। चाइना क्या करता है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें पाकिस्तान, पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है। पाकिस्तान को चाइना हेल्प करता है टेक्नोलॉजिकल और मटेरियल सर्विसेज देने में, उनके वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है। चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर हमने पढ़ा है, वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस जमा लेते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर रहा है, वहाँ पे अपना बिल्कुल ही रॉब नहीं जमाता है, बट इंडिया वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि वो एक डेवलपिंग कंट्री है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आगे काफ़ी क्रिएट होने वाली, वहाँ कॉम्पिटिशन अभी कम है, तो इंडिया वहाँ पे अपनी जगह बना रहा है। The third concern is that of the Indian diaspora in Africa, which is approximately 2 million people in Eastern and Southern Africa, which are also now considered as an asset by the Indian government. Indian diaspora student जो माइग्रेशन है इंडियंस का अफ्रीका में पहले के टाइम से लेके अब तक, वो है 2 मिलियन पीपल ईस्ट और सदर्न अफ्रीका को मिला के। तो इसको इंडियन गवर्नमेंट जो है एक एज एन एसेट कंसिडर करती है, ना कि एज एन लाइबिलिटी। फोर्थ कंसर्न ये है हमारा कि पीस और सिक्योरिटी इंडियन ओशियन एरिया में होनी चाहिए, ठीक है। देयर इज अ कंसर्न अबाउट पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन ओशियन एरिया। कंट्रीज फ्रॉम सोमालिया टू साउथ अफ्रीका फॉल अंडर द इंडियन मराइन टाइम स्ट्रेटेजिक perspective. The increasing cases of piracy of Somalian in waters as also the problem of terrorism has made the region sensitive of Indian concern. India continues to be one of the destination for military training in the defense establishment, including National Defense Academy in Pune, where the main building of Sudan block is a symbol of cooperation between Sudan and India. NDA जो है पुणे में, वहाँ की एक बिल्डिंग जो है एजुकेशनल बिल्डिंग या ट्रेनिंग बिल्डिंग जिसे हम कहें, उसका नाम है सुदान ब्लॉक। तो ये सारी चीज़ें एक सिंबल बनती हैं ताकि हमारे बीच में कॉरपोरेशन रहे इंडिया और सुदान के बीच में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी इन देहरादून एंड द स्टाफ कॉलेज एट वेलिंगटन। तो ये हमने पढ़ लिए कि क्या क्या कंसर्न्स हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इंडिया की, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की। ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं अपने इंडियन ओशियन रीजन पे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये हमारा इंडिया है, और ये जो इंडिया के नीचे वाला पार्ट है, ये जो ओशियन रीजन आता है यहाँ से हमारा वेस्ट से, ईस्ट से, नीचे साउथ से, इसे मिला के हम कहेंगे इंडियन ओशियन रीजन। इंडियन ओशियन रीजन काफ़ी फैला हुआ है क्योंकि नीचे श्रीलंका है, मालदीव्स है, और इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, फिर हमारा मिडल ईस्ट आ जाता है। तो ये सारे जगह पे इंडियन ओशन हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है। इंडियन ओशन रीजन इसलिए एक काफ़ी मेजर लोकेशन है जहाँ पे इंडिया की डोमिनेंस है। इंडियन ओशन रीजन इज वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड द मोस्ट क्रिटिकल मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड क्रिटिकल, यानी यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, यहाँ पे काफ़ी मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन होता है विच लिंक्स टू द वर्ल्ड। ऑलमोस्ट 100,000 ships a year pass through these waters, carrying about half of the world's container shipment, 1/3 of the world's bulk cargo traffic, 2/3 of the oil shipment। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे इंडियन ओशियन रीजन में, और इस वजह से ये जो रीजन है हमारा वो बहुत क्रिटिकल रीजन है, और इस पे ध्यान देना, इसकी सिक्योरिटी पे, इसकी पीस पे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए। The economies of many of the littoral countries depend heavily on the ports, the shipping, and most importantly, the vast natural resources that enrich these waters with an abundance of marine time. The Indian coastline present both an opportunity and a challenge to India. इंडिया कोस्टलाइन जो भी है हमारा, जो ओशियन रीजन है, उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी काफ़ी चैलेंजेस के साथ हैं। तो आइए देखते हैं। इट्स फॉरेन एंड सिक्योरिटी परस्पेक्टिव, इंडिया हैज़ एन एक्सटेंसिव कोस्टलाइन ऑफ अबाउट 7,500 किलोमीटर्स and has several hundred island, काफ़ी आइलैंड है वहाँ पे। लक्षद्वीप in the west, Andaman Nicobar Island in the east. India's southmost tip is just about 90 nautical miles from Indonesia, यानी इंडोनेशिया के हम काफ़ी करीब हैं।
इट्स एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज 2.4 मिलियन स्क्वायर मीटर। जो इंडियन ओशन का इकोनॉमिक जोन है वो है 2.4 मिलियन स्क्वायर मीटर एंड 90% ऑफ आर ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड ऑलमोस्ट ऑफ आर ऑयल इंपोर्ट्स कम थ्रू द सी। ये सारी जो भी ट्रेड होती है, जो भी ऑयल इंपोर्ट्स है मेजरली, वो हमारे सी के द्वारा ही होते हैं। तो इसलिए ये एक चैलेंजिंग भी है लेकिन अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। It is an opportunity for the enormous ocean wealth that is offered in terms of fishery, minerals, oil, etc. अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो फिशरी, मिनरल्स और ऑयल जैसी चीज़ें से हमें अपॉर्चुनिटी है, लेकिन चैलेंजेस की अगर बात करें तो इंडिया की बॉर्डर फ्री एंट्री है एंड एग्जिट है फॉर अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज दैट मे बी डेरिमेंटल ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। तो ये एक चैलेंज है हमारा, क्योंकि हमारी जो बॉर्डर है वो फ्री है ये सारी चीज़ों के लिए, ओपन है, और काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं जो हमारे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज है। इंडियाज नेवी फर्स्ट मैरीटाइम विजन वाज एक्सप्रेस इन द नेवल प्लान्स पेपर ऑफ 1948। 1948 में फर्स्ट टाइम इंडिया का मैरीटाइम नेवल प्लान डिस्कस किया गया था। ड्यूरिंग द 1965 इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, जब लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुई थी ऑन द इशू ऑफ कश्मीर, द रोल ऑफ द नेवी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड रूट्स। और इसलिए उस टाइम पे जो नेवी का रोल था उस रीजन में वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था ताकि हमारी ट्रेड्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहें। इट वॉज ओनली इन 1971, इंदिरा गांधी के टाइम पे जब कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, नेवी ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। इंडिया नेवी मैरीटाइम स्ट्रैटेजी टुडे स्पीक्स अबाउट नीड टू प्रोजेक्ट एज अ मींस ऑफ सपोर्टिंग फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। The Indian government sought to harness India's 7,500 kilometer long coastline and 14,500 kilometer potentially navigable waterways and strategic location on key international maritime trade routes through the Sagarmala program, which aimed to promote port-led development in India. वाटरवे को हम नेविगेट कर सकते हैं और स्ट्रैटेजिक लोकेशन के लिए, इंटरनेशनल मैरीटाइम की ट्रेड रूट्स के लिए हमने सगरमाला प्रोग्राम के द्वारा एम किया है कि हम पोर्ट का अपने डेवलपमेंट करेंगे इंडिया में। टू प्रोग्राम्स भारतमाला एंड सगरमाला आर कंपेटेबल। द भारतमाला प्रोजेक्ट इज मोर कम्प्रिहेंसिव एंड रोड कनेक्टिविटी प्लान है ये, और सगरमाला जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स है पोर्ट्स और रिवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये दोनों एक कंपेटेबल प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैड इवॉल्व्ड 3 पिलर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। 3 पिलर हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कोल्ड वॉर के पीरियड से। नॉन अलाइनमेंट इन द इंटरनेशनल रिलेशन, नॉन अलाइनमेंट इन इंटरनेशनल रिलेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ ऑटोनॉमी इन डोमेस्टिक अफेयर्स, यानी हमारी ऑटोनॉमी जो हमारी पावर है उसको प्रिजर्व करना है हमें अपने डोमेस्टिक अफेयर्स में, एंड सॉलिडेरिटी अमंग डेवलपिंग नेशन। दिस वर्ल्ड व्यू चेंज्ड आफ्टर 1991। इंडियन इकोनॉमी ओपनड अप अंडर द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। ये सारी चीज़ जो थी, ये क्योंकि हम एक कॉलोनी थे ब्रिटिश के टाइम पे, तो एक फियर था कि हमें किसी का इंटरवेंशन नहीं चाहिए। बट 1991 के टाइम पे जब एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुआ हमारे कंट्री में, उस टाइम से ये सारी चीज़ें चेंज होने लगी, हमारी इकोनॉमी ओपन अप होने लगी, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, इंडिया डेवलप करना स्टार्ट किया, डिफरेंट रिलेशन विद डिफरेंट पावर्स ऑन द बेसिस ऑफ रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा इंडिया यूज्ड टू बी कंसिडर अ पुअर डेवलपिंग कंट्री। कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया को कंसिडर किया जाता था एज अ पुअर डेवलपिंग कंट्री। अब जो पोस्ट 1990s अगर हम देखें, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर इन द वर्ल्ड। इट इज नाउ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन वर्ल्ड अफेयर। इंडिया का वर्ल्ड अफेयर में एक्टिव पार्टिसिपेशन भी देखा जाता है। सो स्टूडेंट्स, इंडियन ओशियन ये रहा हमारा, ये उल्टा है। अगर आप अपना फोन उल्टा करें तो आपको समझ में आएगा, ये इंडिया का नॉर्थ है और ये इंडिया का साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये है बे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी, ये है मालदीव्स, ठीक है, यहाँ है श्रीलंका, और ये है पूरा हमारा इंडियन ओशियन रीजन। समझे आप, ये हमारा इंडियन ओशियन रीजन है। यहाँ पे इंडोनेशिया है, यहाँ पे मलेशिया है, यहाँ पे फिलिपाइंस है, ये सारी के साथ जितनी कंट्रीज हैं, यहाँ पे म्यांमार है, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट है, इन सब के साथ हम अपना कोस्ट लाइन शेयर करते हैं। इसलिए इंडियन ओशियन रीजन जो है वो हमारे इंडियन पॉलिसी में बहुत ही कंसर्न वाली चीज़ है। आई होप स्टूडेंट, अफ्रीका के साथ जो हमारे रिलेशन रहे हैं और आज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस हैं, आपको अंडरस्टैंडेबल है और इंडियन ओशियन रीजन भी आपको क्लियर है। इसी के साथ आपका 6th चैप्टर कंप्लीट होता है।